जो हमारे धार्मिक स्थान है, यहाँ पर कचरा इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? कचरा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ रही है। अब सिर्फ केदारनाथ की बात करें तो आरटीआई के तहत पता चला सिर्फ 2 साल में लगभग 50 टन कचरा वहाँ पे जनरेट हुआ है, जो कि मंदिर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की रेडियस में है। सबसे बड़ा कचरा क्या है मनी महेश में? अंडरगारमेंट्स। डल लेक में आप डुबकी लगाते हैं, डुबकी लगा के आप सोचते हैं कि मैं अपने सारे पाप मैंने धो दिए, अपने जो वस्त्र हैं उसको मैं यहाँ पे छोड़ जाऊँ, और लोग अपना यहाँ ये छोड़ जाते हैं, पुण्य कमाने यहाँ पे पाप छोड़ के जा रहे हैं, बोले घर में गंदगी फैला रहे हैं। नए कपड़े धारण करके और मैं बिल्कुल एक नया इंसान बन गया। गलती में हो भाई साहब आप। टेक्सटाइल वेस्ट का बहुत बड़ा एक पहाड़ वहाँ पे पड़ा हुआ है जिसको कोई कभी उठा के नहीं ला सकता। तो प्लास्टिक कचरा जो है सिर्फ 8-9 टन हम हर बार 2 ट्रक भर के वहाँ से निकालते हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने आपका जिक्र भी किया था। प्रदीप जी अब तक हिमालय की अलग अलग टूरिस्ट लोकेशन से टनों प्लास्टिक साफ कर चुके हैं। लोकल्स ज्यादा कचरा फैलाते हैं या फिर टूरिस्ट ज्यादा कचरा फैलाते हैं? दोनों के दोनों। समस्या ये है कि किसी न किसी एक को जिम्मेदार होना पड़े, और मुझे लगता है स्थानीय लोगों को ज्यादा जिम्मेदार होना पड़ेगा क्योंकि ये स्थान उनका है। मेरा केदार स्वच्छ केदार में हमने एक कैंपेन शुरू किया जिसमें कोई भी यात्री जहां पे भी जाए 100 से 200 ग्राम कचरा वहां से उठा के लेके नीचे तक। मेरे लिए मंदिर में मत्था टेकने ज्यादा जरूरी है, उस मंदिर के आसपास की साफ सफाई कैसे करना है। क्या बात है। The Himachali Podcast। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति। मोरया। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द हिमाचली पॉडकास्ट में। धन्यवाद। आपका धन्यवाद। 1.5 साल का इंतजार कराने के बाद फाइनली आप आ चुके हो। अब हम उस मोड में आ गए जहाँ पे हम दुनिया के सामने अपना सवाल और उसके जवाब रखना चाहते हैं। तो पहले मतलब आप इस मोड में नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले आप काम करना चाह रहे थे और ज्यादा। पहले हम समझ रहे थे कि धरातल पे समस्याएं क्या हैं। अच्छा। और ये समस्याएं सिर्फ हमें क्यों दिखाई दे रही है, और हमारे अलावा जो लोग हैं जिनको ये दिखना चाहिए उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये सारे सवाल जवाब जब हो गए दिमाग में इकट्ठे और सब चीजें हमारे को मिल गई हैं, उसके बाद हमने सोचा कि अब चलते हैं हिमाचली पॉडकास्ट में। क्या बात है। अहो भाग्य हमारे। आपने टीजर देख लिया होगा अब तक और आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोग प्रदीप जी को ऑलरेडी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर जो है प्रदीप जी एक अलग मिशन मोड पे काम कर रहे हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि धरातल से जुड़े हुए हैं, ग्रास रूट लेवल पे ये काम कर रहे हैं। उसके लिए पहले तो दिल से सल्यूट है आपको, क्योंकि ये ऐसा काम है जो कोई बोलेगा भी कि भाई क्या करते हो, कचरा उठाते हो। कई जगह पे ऐसा इंट्रोडक्शन होता है जैसे कि अरे देखो बेटा चाचू आए हैं, वही जो कचरा उठाते हैं। अच्छा। मामू आए हैं कचरा उठाते हैं। तो ये एकदम उस इंट्रोडक्शन में याद आ गई मुझे बात। सच में होता है ऐसा? ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। और ये ऐसे कोई जानबूझ के डिमीन करने वाली बात नहीं, बट एक फ्लो में कई बार लोगों के मुंह से निकल गया है कि हाँ। करता तो मैं वही हूँ। हाँ। कोई उसमें नहीं है, बट उसके पीछे का जो महाभारत है, जो उसके पीछे की जो साइंस है, उसके पीछे के जो सिस्टम है, वो बाहर इतने लोगों को नहीं पता होता है। आउटर लुक इसकी आप क्या करते हो, बड़े सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो हम यही करते हैं कि हम जो कचरा गलत जगह पे उसको सही जगह पे पहुंचा रहे हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना। बट उसको करने में क्या कष्ट होते हैं, उसके करने के पीछे क्या साइंस होती है, क्या रिसोर्सेज लगते हैं, उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं इसके बारे में। तो आप शुरू से समझाइए हमें कि आप क्या करते हैं प्रदीप जी, जिनको नहीं है पता, और क्या करते हैं के साथ साथ कैसे करते हैं। कोई भी कम्युनिटी होती है, कोई भी इकोसिस्टम होता है, कोई भी पंचायत होती है, वहाँ पर हमने हमेशा देखा है कि एक बड़ा ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है लिविंग का, और बड़ा अच्छा सा इकोसिस्टम होता है वहाँ पे। किसी भी गाँव में अगर आप जाते हैं तो मंदिर होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होता है, स्कूल होता है, बट कचरा प्रबंधन नहीं होता। राइट। हालांकि ये कचरा जो है बहुत रिसेंट एडिशन है हमारे जीवन में, मतलब रिसेंट का मतलब है कि पिछले 40-50 साल से। तो जब से ये जो कचरा जनरेट होना स्टार्ट हुआ है, तो उसका जो समाधान है उसकी तरफ जाने वाले लोग बहुत कम हैं। उसका निपटान कैसे हो सकता है, उसकी खोजबीन में बहुत लोग कम लोग हैं, मतलब। तो उसमें हमने कैसे शुरुआत की, पहाड़ों से किसी को कोई ऐसा इंसान है नहीं जो बोलेगा कि मुझे प्यार नहीं है। लगभग सब वो इंसान मिलेगा धरातल पे जो समुद्र के पास भी रहता है, वो जो पहाड़ में खुद रहता है, उसको पहाड़ पसंद आते ही आते हैं। उसके पीछे के कष्ट जो है वो ज्यादा दिन वो झेल नहीं पाते हैं, कुछ दिनों के एज ए टूरिस्ट आते हैं और चले जाते हैं, तो वो एक अलग बात है। मैं भी वैसा ही था, मुझे भी पहाड़ पसंद आए, मैंने भी इन पहाड़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया। आप रहने वाले हैं हरियाणा के? हाँ जी, हाँ जी। मूलतः आप हरियाणा के? चरखी दादरी। चरखी दादरी एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बट यूजुअली उसका जो इंट्रोडक्शन होता है कि मैं बोलता हूँ रोहतक के पास में एक डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा। चरखी दादरी। तो मैं वहाँ से हूँ। मैंने पढ़ाई लिखाई मिलिट्री स्कूल से की। अजमेर 5 मिलिट्री स्कूल है पूरे इंडिया में, भारत में,
उसमें एक मिलिट्री स्कूल है। सपोजिटली आई वाज सपोज टू गो टू द डिफेंस फोर्सेज। वही था पूरा। फादर भी डिफेंस? हाँ, डिफेंस फोर्स में थे, वहीं पे मुझे जाना था। बट फिर बहुत सारे ऐसे जीवन में नए नए पहलू आए और नई नई ऐसी दिशाएं मिली जिसकी वजह से हम सब कुछ छोड़ के और पहाड़ों की तरफ पहुंच गए। स्कूल के बाद एकदम से जब कॉलेज में आते हैं तो आपके जो पंख जो आपको दिखाई नहीं देते वो कहीं ना कहीं से आ जाते हैं और आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोरर आपके अंदर का जागता भी है, और मेरे अंदर भी जागा। और मैंने उस दौरान पे पहाड़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। बहुत सारे दोस्त बने, बहुत सारी कहानियां सुनाई देवी देवताओं की, गद्दियों की, गानों की, कल्चर की। तो बहुत इंटरेस्टिंग था वो मेरे लिए, और उस वजह से मैंने सोचा कि इन पहाड़ों को एक्सप्लोर करते हैं। जब मैंने एक्सप्लोर किया उसके 5 साल बाद मेरे जैसे बहुत सारे जिज्ञासा रखने वाले लोग वो भी एक्सप्लोर करने पहुंचे। बस फर्क इतना था कि उनकी जो एक्सप्लोरेशन थी वो एक्सप्लोइटेशन में कब बदल गई उनको खुद कभी नहीं पता चला। और ये जो चीज़ है, कब आप एक्सप्लोर करते करते किसी एक ऐसे बहुत खूबसूरत सी जगह को जिसका आप आनंद उठाने आए, आप उसको एक्सप्लोइट करके कब चले गए, यहीं पे पूरी कहानी, पूरा रस छुपा हुआ है जो हम काम करते हैं। हम वही समझदारी जो है लोगों के अंदर लेके आते हैं कि आप अच्छे एक्सप्लोरर बनो, एंजॉय करो नेचर को। कुछ लेके जा रहे हो यहाँ से तो कुछ दे के भी जाओ, राइट। कुछ अच्छा ही दे के जाओ, चाहे वो पहाड़ हो, पर्वत हो, चाहे आपकी नदी, झरने हो, चाहे वहाँ के स्थानीय लोग हो। हाँ, दे के जाओ पर कुछ अच्छा दे के जाओ, कुछ अच्छा दे के जाओ। हाँ। कचरा ना दे के जाओ। हाँ। बट हो यही रहा था कि सब लोग कचरा ही दे के जा रहे थे। अच्छा। हमारे दोस्त भी यही बोलने लग गए थे कि अगर ट्रैक पे जाना है तो कचरे को फॉलो करते हुए चले जाओ यार, आपको गाइड की जरूरत नहीं है। अच्छा। अब पहुंच जाओगे अपने स्थान पे। ट्रैक पे जाना है तो कचरे को फॉलो करते हुए चले जाओ। तो कचरा हमारा गाइड कब से बन गया जीवन में। दूसरा ये था कि लोग कचरे को देख के ऐसा वो हो गया था कि हम बड़े कंफर्टेबल हो गए कचरे के साथ। हाँ। नहीं होता है तो ऐसा लगता है अरे ये क्या हो गया, सफाई कैसे होगी। तो ये कैसे शिफ्ट हो गया हमारा माइंडसेट। हम तो, हमारी सभ्यता ने तो कभी नहीं सिखाया कि हम गंदगी के आसपास रहने वाले लोग हैं, हमारे घर तो नहीं उतने गंदे। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगा कि एक कोशिश करके देखते हैं। डरी हुई, नर्वस सी शुरुआत थी। वो ऐसा बड़ा कॉन्फिडेंट नहीं था कि भाई पिताश्री ने बोला कि जाओ करोड़ों की जायदाद है बेटे, पहुंचो आप पहाड़ों में और साफ सफाई करो, ठीक है हम आपके पीछे, वैसा कुछ नहीं था। बड़े साधारण परिवार से आता हूँ मैं, बड़ा ही सिंपल सा हमारा रहन सहन है। जब शुरू किया तो पहले दिन जब काम ऐसा किया तो एक ही चीज़ ने मुझे आश्वासन दिया, वो ये था कि जब किया अंदर से जो एक गट फीलिंग होती है और एक एहसास होता है, उसकी जो एनर्जी मैंने महसूस की वो बहुत व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ बड़े शब्दों में, पर वो एक फीलिंग बहुत अच्छी आई। ऐसा लगा कुछ अचीव किया, एक सेंस ऑफ प्राइड आप चेहरे पे देख सकते हो। उन वॉलंटियर्स के जो पहले हिचकिचाते थे, बाद में जब करते थे साफ सफाई, तो धीरे धीरे वो सेंस ऑफ प्राइड कैसे डेवलप हुआ, वो एक अमेजिंग चीज़ थी। और वही किक थी मेरे लिए, है ना। एक तो गंदी किक होती है, एक अच्छी किक होती है। तो ये अच्छी किक मुझे मिलती रही और काम चलता रहा। तो समस्या थी कचरे से, मुझे दिखाई देता था ये प्रॉब्लम है, और मुझे ये भी समस्या थी कि बाकी लोगों को क्यों नहीं दिखाई देता है, और कितनी आसानी से लोग इतनी खूबसूरत जगह पे कचरा फेंक के भी चले जाते हैं। वो भी एक मतलब अद्भुत चीज़ है कि आप किस माइंडसेट के इंसान हैं। आपके घर के सामने एक रोड साइड में आप ढलान है, वहाँ पे कचरा आप इतनी आसानी से फेंक देते हैं कि आपको बिल्कुल भी संकोच नहीं होता। मतलब आप एक बार भी नहीं सोचते कि ये तो मेरे घर के सामने की जगह, तो मेरे पहाड़ है, ये तो मेरी जिम्मेदारी बननी चाहिए थी इसको साफ रखने की, है ना। हर चीज़ हम ये तो नहीं बोल सकते प्रशासन आएगा और उसका साफ करेगा, खुद की भी कोई जिम्मेदारी होती है। तो इन सब चीज़ों के अभाव के कारण मुझे लगा कि शुरुआत करके देखते हैं। मैंने कोई क्रांतिकारी काम नहीं किया जो पहले किसी ने नहीं सोचा होगा। मुझसे पहले महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने भी इस बारे में बहुत लिखा है, बहुत किया है और धरातल पे खुद उतरे हैं। वैसे वैसे उसके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं, पर उसको कंसिस्टेंटली करना, निरंतर करना, वो सबसे जरूरी था। तब जिसकी शुरुआत हुई उसके बाद पता चला कि समस्याएं बहुत सारी, समाधान को निकालने में तो इसलिए इतना मुश्किल है, इसलिए लोग इसको करते भी नहीं है। क्या क्या समस्याएं आती हैं वेस्ट मैनेजमेंट में? आप किसी ट्रैक रूट पे जाते हैं, कोई भी एक XYZ ट्रैक रूट है, उस पे गए, आपने बड़ी मुश्किल से लोगों को इकट्ठा किया। वो लोग पार्टी करने के लिए तो इकट्ठे हो जाएंगे, साफ सफाई के लिए नहीं इकट्ठे होंगे। तो ये धारणा भी नहीं थी। 2015-16 की बात करूँ, सोशल मीडिया के थ्रू आप जगह देखते नहीं और आपको लगता है तो बड़ी अच्छी जगह है, मुझे जाना चाहिए। सोशल मीडिया के थ्रू देख के कि ये लोग साफ सफाई कर रहे हैं, इनके साथ मुझे जुड़ना चाहिए, उनकी तादाद बहुत कम। राइट। तो सबसे मुश्किल काम है उन लोगों को इकट्ठा करना जो चाहते हैं कि साफ सफाई हो। बट वो लोग आप पे भरोसा क्यों करेंगे भाई? आप हो कौन? एकदम से कहाँ से आप प्रकट हो गए धरातल पे और आके आप बोलते हो कि अब मैं बन गया हूँ इस जगह का रखवाला, है ना, हिमालय का रखवाला आप बन गए हैं। क्यों बन गए भाई आप? तो वो क्यों का जवाब आपको तब नहीं देना पड़ेगा जब आप कंसिस्टेंटली उस काम को कई सालों तक लगातार करेंगे। राइट। और वही मैंने किया। जो लोग जुड़ते रहे, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपका, मेहरबानी, आप आए और आपने हमें भी मोटिवेशन दिया और हमें इस काम में जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं आए कोई बात नहीं, जैसे थे फौजी स्टाइल। तो लोग आते गए, जुड़ते गए, धीरे धीरे
संख्या बढ़ी। पहली समस्या ये थी लोगों को कैसे अपने साथ जोड़ना है। जोड़ने के बाद जब हम कचरा इकट्ठा करके धरातल पे वापस किसी ट्रैक रूट पे जो बेस विलेज है वहां तक पहुंचते थे, उसके बाद उसको कहाँ लेके जाएं, क्या करें उसके साथ। गांव में तो कोई समाधान था नहीं। अर्बन स्पेस में जितने भी थे वो पहले से ही लदे हुए थे। वहां पे तो पहाड़ पहले कचरे के बने हुए थे, पहाड़ के अंदर कचरे का पहाड़ पहले से तैयार था, तो उसके अंदर हम ऐड करेंगे तो उसको अब यही लगा कि एक जगह से उठाया दूसरी जगह पे रख दिया। समाधान क्या किया भाई आपने? तो पहले 3-4 साल तो इसी में लग गए कि यार ये समाधान कैसे करें। तो दूसरी समस्या ये आई। तीसरी आई कि अगर कुछ समाधान करना भी है, कुछ डेवलपमेंट करना भी है, तो उसके लिए पैसा कौन देगा, है ना। पैसा होना भी चाहिए कहीं ना कहीं किसी रूप में, ताकि वो लोग हम तक पहुंचाएं और हम उसको कहीं लगाएं और अच्छे तरीके से। तो तीसरी समस्या ये थी। और फिर जो पॉलिसीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज जो बनती हैं वो पूरे भारत में एक जैसे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। डेमोग्राफी अलग है ना, डेमोग्राफी अलग है, टोपोग्राफी अलग है। हमारे तो पहाड़ बिल्कुल अलग उसमें है। तो हमें तो ये चाहिए होगा जो भी 12 स्टेट्स और एक यूटी टोटल हिमालयन स्टेट्स में पड़ते हैं, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक पॉलिसी बनाई जाए। तो ये कई सारी चीजें थी जिनके ऊपर, बट पहली समस्या उस टाइम पे शुरुआत में ये थी कि कैसे इस मुहिम को, इस पूरी कैंपेन को कंटिन्यू किया जाए और कैसे इसको जिंदा रखा जाए। वो जद्दोजहद थी। तो उसके बीच में खड़ा होना पड़ता था एक ऐसे इंसान को जिसको चारों तरफ सपोर्ट मिले, तो बट वो वहां पे खड़ा होना चाहिए। कोई आपके लिए आ रहा है और आप वहां पे नहीं हो, तो वो सबसे, तो उसके लिए बहुत सारे त्याग भी करने पड़ते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है, फिर उसके बाद आपको सुबह शाम सोते जागते कचरा ही देखना है, फिर कचरा ही उसके निपटान के पीछे ही आपने भागना है, और तभी जाके उस समस्या का वो समाधान होगा, वरना उसका समाधान होगा नहीं। ये जो आपने बात बोली ना कि जब लोग खड़े होते हैं वहां कोई खड़ा होना चाहिए, ये थोड़ा सा डिटेल में बताओ ना। कचरा बहुत ज्यादा होता है, फैलाने वाले लोग बहुत होते हैं, इकट्ठा करने वाले लोग कम होते हैं। इसलिए हमें भी अपनी खुद की एक आर्मी चाहिए है। जो सपना था पिताश्री का कि बेटा फौज में जाएगा, तो हमें खुद की ऐसी फौज तैयार करनी थी जो कि सिर्फ और सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक कर रही कचरे की। पूरे पहाड़ों में जहां पे भी हमें मौका मिलता वहां पर, स्पेसिफिकली पहाड़ों में कचरे पे सर्जिकल स्ट्राइक। बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि 2 दिन की या 3 दिन की, जीवन भर की, क्योंकि 150 करोड़ के करीब हैं हम धरती पे आए हुए भारतवर्ष की, और उसमें से गिने चुने ऐसे लोग हैं जो कि ये समझते हैं कि कचरे का निपटान करना बहुत ज़रूरी है, और ये भी समझते हैं कि जो ये पर्यावरण है यही सबसे बड़ी धरोहर है जिसको बचाना है, और खुद के लिए भी और आने वाली जनरेशन के लिए। तो ये चीज़ें जो है इनका समाधान, और वो लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, जो एनर्जी एक्सचेंज होता है, आप जैसे बातचीत कर रहे हैं, आपको लगता है कि भी ये प्रॉब्लम है, तभी हम साथ में बैठ के इसके बारे में बातचीट कर रहे हैं। 10 साल पहले, 15 साल पहले इसके ऊपर कोई चर्चा भी नहीं होती थी। हमारे आम जनता के बातचीत के हिस्से में कचरा प्रबंधन कहीं पर नहीं था। एटलीस्ट आज की डेट में हम बातचीत कर रहे हैं, धीरे धीरे वो बदलाव भी आएगा। तो इसलिए वो लोगों की जरूरत पड़ती है, वो लोग साथ में जुड़े, आए, बातचीत करें, और मिलके जो लोग आते हैं हमारे पास उनको इम्प्लीमेंटर्स बनाना बहुत जरूरी है। ज्ञान भरा पड़ा है, कहीं पे भी चले जाओ। मैं सही बोलूँ तो बहुत सारे पॉडकास्ट है, बहुत सारे सोशल मीडिया रील्स हैं, जब सब लोग बताते हैं देखो जी ये प्रोडक्ट आ गया मार्केट में, इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे, ये करें। उसको करने वाले लोग कौन हैं? आपकी पॉलिसीज इतनी अच्छी बनी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत अच्छी होती है, पॉलिसीज का इस्तेमाल करने वाले लोग कौन हैं और उसको धरातल तक ले जाने वाले लोग कौन हैं, वो कहाँ पे हैं वो लोग? तो वो हमें इम्प्लीमेंटर्स की जरूरत है जो अपनी स्लीव्स को फोल्ड करके खुद कचरा उठाएं। मतलब आइडिया, बॉटम लाइन ये है कि दूसरे का फेंका हुआ कचरा आपने उठा लिया तो एटलीस्ट खुद कभी नहीं फेंकोगे। यही सबसे बड़ी एजुकेशन हम अपने काम के थ्रू देते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी ऑनेस्टली, क्योंकि आपको फिर वो पता है ना, वो कष्ट याद आएगा ना, कष्ट भी, और उसके साथ साथ आप फेंकोगे भी नहीं। हाँ, वही वाली बात है कि जब आपने देखा ना कि मैं आपका कहीं कुछ तो देख रहा था कि आपने कहीं स्टेटमेंट दी थी कि 1 किलो प्लास्टिक का कचरा उठाने के लिए कितनी बार झुकना पड़ता है? देखो, सिंगल यूज प्लास्टिक स्पेसिफिकली अगर उसकी बात करें तो उसको अगर 1 किलो इकट्ठा करना है, क्योंकि उसका वजन बहुत कम होता है, और जितने भी हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो पर्यावरण मित्र हैं वो ये कचरा सिंगल यूज प्लास्टिक क्यों नहीं उठाते हैं, उसके 2 रीजन है। एक रीजन ये है कि उसमें वैल्यू कोई नहीं है। सिंगल यूज प्लास्टिक जिनको नहीं समझ में आ रहा, आप थोड़ा बेसिक से समझा दीजिए। सिंगल यूज प्लास्टिक जो वो प्लास्टिक है जिसको आप एक बार इस्तेमाल करोगे, एक बार इस्तेमाल के बाद उसका जो इस्तेमाल है आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। जैसे कि आपने चिप्स खाया, राइट, चिप्स का रैपर चला गया, आपने पॉलिथीन सब्जी मार्केट से लेके आए, पॉलिथीन आपने उसके बाद फेंक दिया डस्टबिन में। साबुन का जो पैकेज है वो आपने साबुन निकाला और उसके बाद वो पैकेज फेंक दिया। तो ये सारे प्लास्टिक की कटलरी है जो हम हर कहीं इस्तेमाल करते हैं, प्लेट्स हैं, चम्मच है, आपने खाना खाया उसको फेंक दिया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, और ये जो काफ़ी आर्टिकल्स हैं सिंगल यूज प्लास्टिक के,
एक तो हल्के होते हैं, इसलिए 1 किलो को अगर इकट्ठा करना है तो कम से कम 350 से 450 बार आपको झुकना पड़ेगा। बहुत अच्छी कसरत, योगा, सूर्य नमस्कार है ये। अगर आप डेली सुबह सुबह अगर हर रोज पहाड़ों में जाके 1 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक उठाएं और उसको इकट्ठा करके अपने आसपास वापस लेके आ जाएं और सही तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ करें, आपको जिम नहीं जाना पड़ेगा। अरे कर्म योगी बन जाओगे आप। कर्म योगी बन जाओगे। इससे बढ़िया क्या बात होगी कि आपने एक्सरसाइज भी कर ली, योगा भी हो गया, और एक बहुत अच्छा मेडिटेशन भी है, ट्रैकिंग एंड क्लीनिंग अपने आप, है ना। देखो अब बहुत सारे लोग इस पे बड़ा लंबा ज्ञान दे सकते हैं कि ट्रैकिंग आपको एक बहुत मेडिटेटिव स्टेट में लेके जाती है, आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऊपर काम करती है। बट अगर सोचो आप उस धरती पे जिस पे चल रहे हो, जहाँ पे आप जा रहे हो, आप उसको साफ करते हुए भी जा रहे हो, तो आपको कितना अच्छा महसूस होगा कि ये जो फील है ना, ये लेके देखो एक बार। आओ हमारे पास, जुड़ो हमारे साथ। और हमारे साथ नहीं जुड़ सकते, जहां पे भी हो, जिस जगह पे भी हो, धरातल पे, धरती पे, आप वहीं पे थोड़ी साफ सफाई करके देखो, बड़ा अच्छा महसूस होगा। ये मत सोचो पड़ोसी क्या सोच रहा है ना। सब कुछ उस माइंडसेट पे नहीं होते। मैं कई बार कुछ मेरे गांव के पड़ोसी, उनको नहीं समझा पाया हूं आज तक, है ना। तो वो नहीं समझते, उसके अगला घर समझ रहा है, तो आप उसमें अपनी ताकत ढूंढो कि मेरी बात एटलीस्ट वो समझे। तो जहां पे भी हो थोड़ी साफ सफाई करके देखो, आनंद में जीवन हो जाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। वापस आते हैं वहीं पे। आपको जब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आई कि लोग नहीं मिल रहे थे जो आपके उस मिशन में साथ दे पाए, दूसरा कि जब आपने कचरा एक तरह से जगह से उठा लिया तो दूसरी जगह रख रहे हो, तो मतलब वेस्ट मैनेजमेंट तो नहीं हो पा रहा है। नहीं, ठीक है, प्लेसमेंट हो रहा है। प्लेसमेंट हो पा रहा है। दो चीजें आपको फेस करनी पड़ी स्टार्टिंग में। और क्या समस्याएं थी? और समस्या ये थी कि जैसे पूरा इकोसिस्टम जो था ना, बिल्कुल मिसिंग था। कि अगर किसी गांव में, अगर आप समझ गए, फॉर एग्जांपल आप एक गांव के प्रधान हैं, आपकी इच्छा शक्ति जागी और आपको लगा कि मुझे मेरे गांव को स्वच्छ बनाना है, और मैं मेरे गांव में जो गार्बेज उत्पन्न होता है, इसको मैं कैसे इसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करूं, और क्या वो समीकरण है जिनकी वजह से पूरा इकोसिस्टम एक डेवलप हो जाए, और मैं प्रधान रहूं ना रहूं, ये कचरा प्रबंधन चलता रहे। तो ये एक बहुत बड़ी, जो आजकल के हमारे युवा या बुजुर्ग जितने भी प्रधान जो गांव को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके सामने आती है। और बहुत सारे लोग हमें फोन भी करते हैं, बहुत सारी पंचायतों हमने किया है। लगभग 60 के करीब हमारे पास गांव है जिनमें हमने वेस्ट मैनेजमेंट को एस्टेब्लिश किया है। अच्छा, हिमाचल में? हिमाचल प्रदेश में, हाँ। तो उस गाँव में क्या करना होता है, जब अब इसमें थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं कि जमीन कहाँ से आएगी। ठीक है, तो इसका थोड़ा डिटेल में पूछ लेते हैं आपसे कि लेट्स से कोई ग्राम का कोई प्रधान है जो चाहता है कि उसके जो पंचायत में जो एरिया है वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट हो पाए प्रॉपरली, बिकॉज वैसे तो नहीं हो पा रहा है और कचरा बढ़ता चला जा रहा है। तो कोई प्रधान अगर अपनी पंचायत में वेस्ट मैनेजमेंट करवाना चाहता है तो क्या प्रोसीजर है? पहला है कि आप अगर मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी, वेस्ट कलेक्शन सेंटर, कई सारे नाम है इसके, एक बेसिक शेड है, ठीक है, उस शेड के अंदर आपको वेस्ट को स्टोर करना है। तो स्टोरेज फैसिलिटी आपको क्रिएट करनी, ठीक है। उसके नाम हो सकते हैं मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, वेस्ट कलेक्शन सेंटर, RRR सेंटर, सॉर्टिंग सेंटर, सेग्रीगेशन सेंटर, बड़े सारे उसके नाम है, ठीक है। बट बॉटम लाइन ये है कि वहां पे आपको कचरा या जो मटेरियल है उसको स्टोर करना है। उसके लिए आपको स्पेस चाहिए, जमीन चाहिए। कितनी जमीन चाहिए होती है यूजुअली? डिपेंड करता है कि आपकी पंचायत में कितने गांव हैं, पॉपुलेशन कितनी है, आपका लोकेशन जो है वो टूरिस्ट हॉटस्पॉट है कि आप बिना टूरिज्म के आपका गांव है, उसमें कमर्शियल प्रॉपर्टीज कितनी है। तो बेसिकली 3000 स्क्वायर फीट से लेके आप उसको 10,000 स्क्वायर फीट तक भी लेके जा सकते हैं। डिपेंड करता है अगेन उसके ऊपर, बहुत सारे उसके इफ्स एंड बट्स हैं। हाँ। आपने वो फैसिलिटी बनाने के लिए आपको जमीन चाहिए। पंचायत के पास जमीन है, ठीक है, नहीं है तो फॉरेस्ट के पास से आपको ये जमीन लेनी पड़ेगी। FRA FCA, FRA में कोई ऐसी हेडिंग नहीं है जो पंचायत को ये निर्धारित करे कि उसको FRA के तहत कचरा प्रबंधन के लिए पंचायत को जमीन मिले। वैसी कोई नियम नहीं, कानून नहीं है। उसके ऊपर काम चल रहा है। कैसे माननीय हाई कोर्ट और सब लोग मिलके इसकी तरफ कोशिश कर रहे हैं कि FRA जो सबसे इजी प्रोसेस होता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसमें कि पंचायत को अधिकार मिलना चाहिए कि अगर पंचायत चाहती है कि मेरे गांव में कचरा प्रबंधन की अगर मैंने फैसिलिटी तैयार करनी तो FRA के तहत मुझे जमीन मिले। अच्छा। ठीक है। दूसरा है FCA, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उसके तहत आपको जमीन मिल सकती है। उसका प्रोसेस थोड़ा लेंदी रहता है। जब ये बाधाओं को आप पार करते हैं, हर कदम पे बाधा है कचरा प्रबंधन के लिए, क्योंकि किसी ने उस बारे में सोचा ही नहीं था कभी, है ना। तो जब ये बाधाएं आपकी पार हो जाती है तो उसके बाद आप सोचते हो कि अब इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो पंचायत के पास 15th फाइनेंस कमीशन का पैसा होता है। एक और पॉलिसी है PWMUs की, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स की, जो कि एक ब्लॉक में 16 लाख रुपए निर्धारित किए जाते हैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, ताकि वहां पे कचरा प्रबंधन के लिए
ये फैसिलिटी तैयार की जाए। अच्छा। तीसरा, उसमें हमारे जैसे लोग होते हैं जिनके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, हमें बुला सकते हैं अगर आपकी इंटेंशन है, जिसमें कि हम थ्रू CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम वहाँ पे फैसिलिटी बना सकते हैं और तालमेल बन सकता है। ऐसे बहुत कम प्रधान है जो हमें अपने गाँव में चाहते हैं, बिकॉज कोई नहीं चाहता कि कचरा प्रबंधन अच्छे से मतलब कचरा प्रबंधन हो, क्योंकि जो देखा हुआ तरीका है कचरे का, जिस तरीके से हम उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, वो हमेशा ये होता है कि उसका एंड रिजल्ट होता है वहाँ पे बदबू आएगी, वहाँ पे गायें घूम रही होंगी, कुत्ते घूम रहे होंगे, मक्खियाँ होंगी, लैंड की वैल्यूएशन कम होगी और टूरिज्म घट जाएगा। और ये इसके जीते जागते सबूत हमारे पास बहुत सारे ऐसा हुआ है ना, क्योंकि ऐसा हुआ है, ऐसा देखा है, तो वो डर इसीलिए तो पैदा हुआ। आप किसी भी अर्बन स्पेस में चले जाओ तो कूड़े के पहाड़ है, गाँव की एंट्री पे कचरा है तो एग्जिट पे कचरा है, तो ये सब चीजें देखी हैं। तो कभी किसी को भरोसा नहीं होता, मैं उनको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, बट ये है कि किसी को भरोसा नहीं होता कि कचरा प्रबंधन अच्छे से हो सकता है और चल सकता है, सस्टेनेबल हो सकता है और उससे 2 पैसे भी कमाए जा सकते हैं, 2 लोगों की रोजगार भी उससे चलाई जा सकती है। पर हमने वो किया है, इसलिए जिनको भी लगता है कि आपने वो सुविधाएं देखनी जो हमने बनाई, आप एक बार खुद आके देखो। हम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे किस तरीके से, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा चार्ज नहीं। कचरे में हम कोशिश करते हैं कि कोई भी उसमें किसी से कुछ, आप आओ, देखो और उसको सीखो, समझो और अपने गांव में उसको लेके जाओ उस एजुकेशन को। तो कोई भी प्रधान अगर फॉर एग्जांपल ये पॉडकास्ट देख रहे हो या प्रधान के जानने वाले कोई पॉडकास्ट देख रहे हो, या अपकमिंग प्रधान जिनकी इच्छा है कि वो भविष्य में प्रधान बनना चाहेंगे और वो मतलब ऑन अ सीरियस नोट वो चाहते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट उनके गांव, उनकी पंचायत में हो, तो कैसे जुड़े आपके साथ? हमारे सोशल मीडिया के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, और इस आई थिंक इस यूट्यूब वीडियो के नीचे हम 2-4 नंबर भी डालेंगे जिन पे आपने कभी बातचीत करनी है तो वो नंबर है, उसमें मेरा नंबर भी रहेगा, हमारे टीम मेंबर्स का तो मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पे शेयर कर दूंगा प्रदीप जी की। हीलिंग हिमालयाज करके इनका वेबसाइट भी है और इनकी ऑर्गेनाइजेशन भी है। जिस जगह पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ये सोलन का एरिया है और सोलन का जो म्युनिसिपल वाला एरिया जो है, यहाँ से मात्र मतलब 1 किलोमीटर दूर होगा। और मैं भी यहाँ से ना अपना कचरा उठा के यहाँ से वो लेके जाता हूँ परे बाईपास तक। ये समस्या मेरे को भी फेस करनी पड़ती है कि यार क्यों ना यहाँ पे कोई गाड़ी आ जाती हफ्ते में 1 बार या 2 बार या कुछ वैसा हो जाता। कोई ऑल्टरनेटिव्स हैं इसके? एक तो बीच में फंसे हुए लोग जो है ना, वो उनकी बड़ी समस्या होती है। जैसे कि मनाली के आसपास के जितने गांव हैं जो कॉर्पोरेशन का एरिया या काउंसिल का एरिया होता है, तो उसके आसपास की जो पंचायतें होती है वो हमेशा सोचती है कि उनकी डिपेंडेंसी उस म्यूनिसिपल एरिया पे, जो कि नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं कचरे प्रबंधन के लिए, उसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली ये हो सकता है कि वो बात हमारी रह गई थी वैसे पहले भी। इसमें जैसे इंडिविजुअल लेवल पे की एक बात है, अगर आपको अपना कचरा, अपने घर का जो कचरा है जो भी उत्पन्न होता है, चाहे वो गीला हो चाहे वो सूखा हो, गीले कचरे के लिए आप खुद अपने छोटे छोटे कंपोस्टिंग यूनिट्स लगा सकते हैं। बहुत महंगा नहीं होता है वो। अच्छा। 5 से 10 हज़ार के बीच में आप अच्छा एक खुद का कंपोस्टिंग यूनिट लगा सकते हैं अपने घर के लिए। अगर 3 से 4 मेंबर आपके फैमिली में है तो आपका लगभग 1 से 1.5 किलो गीला कचरा डेली बेसिस पे निकलेगा और बहुत अच्छी उसकी मैन्योर भी बन जाती है। सोलन जैसे शहर के लिए तो बिल्कुल अनुकूल है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो लगभग ठीक ठाक रहता है, मतलब 20-22 तक रहता है। तो उसमें जो आपकी फूड वेस्ट जो है, जिसको वेट वेस्ट भी हम कह सकते हैं, वो मैन्योर में कन्वर्जन का 12 से 15 दिन का उसका प्रोसेस है। अच्छा। तो आपके घर में कंपोस्ट हो गया। दूसरा, सब लोगों को डर लगता है कि कहीं स्मेल ना हो जाए मेरी कंपोस्टिंग। अगर डेली 5 मिनट का टाइम उसके ऊपर लगा दोगे आप, किसी प्रकार की कोई भी स्मेल नहीं होगी। और अगर आपके पास गमले हैं, किचन गार्डन है या थोड़ा सा बगीचा है या पेड़ पौधे आसपास, तो खाद वहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है। अगर थोड़ा सा उसको बेचना भी चाहो आसपास किसी के, तो अगर सेवा करना चाहते हो तो फ्री में दे दो यार, नहीं करना है तो आप थोड़ा बहुत उसका पैसा चार्ज, अच्छी क्वालिटी की मैन्योर उसकी बनेगी। तो 60 to 70% जो आपका अर्बन स्पेस का जो वेस्ट है घर से निकलता है, वो वेट वेस्ट होता है, वो सारा आपका घर के अंदर ही खत्म हो जाता है। उससे आप क्या कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो? जो आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या काउंसिल या पंचायत है, उसकी सिरदर्दी को कम भी करते हो, बिकॉज आप एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो कचरे के पहाड़ इकट्ठे हो जाते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि आप गीला और सूखा सब कुछ मिक्स करके गाड़ी में डालते हैं और वो वहाँ पे पहुँचता है और फिर उसी की बदबू यहाँ तक पहुँचती है। उसी का जो लीचेट है जो अंडरग्राउंड वाटर में जाता है, वो आपका वाटर को कंटेमिनेट करता है। उसी की वजह से बहुत सारी आसपास के गाँव में बीमारियाँ भी होती है। बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास, हर जगह पे कोई कमी नहीं है ऐसी बदबू भरी जगह की, ऐसे उदाहरणों की हमारे पास। हम बिल्कुल फेमस है इस बात के लिए, हमने पूरी मेहनत की है। हमने एज ए कम्युनिटी, एज ए सिटी, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कैसे हम अपने शहर को, कैसे अपने गांव को गंदा बनाएं। पूरी कोशिश दिन और रात हम इससे, और हम इस बात से
मुंह भी फेर लेते हैं इतनी आसानी से कि नहीं ये हमारा कोई कंट्रीब्यूशन थोड़ा नहीं, मेरे घर से कहाँ कचरा निकलता है। ये सारी बातें हम करते हैं आपस में, देखें अरे कहाँ 2 पॉलिथीन निकली थी यार, हो गया उसमें क्या है, वो 2-2 करके ही पूरा ऐसा बढ़ जाता है। तो आप ये छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन कहीं पर भी हैं, दे सकते हैं। कई सारी नीतियां भी आई हैं। हाँ बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी एक रूल पास किया है जिसमें आपको जो है अपनी कमर्शियल व्हीकल्स में गार्बेज बिन्स रखने पड़ेंगे। तो आप कैसा मानते हो इस स्टेप को? एक दूसरा, क्या आपको लगता है कि सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स में गार्बेज बिन रखने से समस्या का कुछ समाधान हो सकता है, या फिर जो प्राइवेट कार्स भी हैं उनमें भी गार्बेज बिन्स रखना ज़रूरी होना चाहिए? देखो, दूसरे पे पहले आते हैं। प्राइवेट गाड़ी जो है, जो कि स्थानीय लोगों की है, अगर उसमें डस्टबिन है छोटा, अगर कपड़े का आपने बना दिया एक छोटा सा गार्बेज बैग भी बना दिया है, तो वो दर्शाता है कि आप जिम्मेदार नागरिक हैं। जब आप जिम्मेदार हो तो आप स्थानीय होने के नाते आप टूरिस्ट को भी बोल सकते हैं। अगर आप खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे और आप आउटसाइडर को ये बोलते हैं कि आप जिम्मेदार बन जाओ, तो पहले तो शहर का जो हुलिया है उसको देख के वो समझ जाएगा कौन कितना जिम्मेदार है। अगर आपका शहर साफ सुथरा नहीं है तो उसमें वो कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन करके ही जाएगा, गंदगी में, साफ सफाई में नहीं करके जाएगा। तो पहले तो हमें अपने आप को कैसे सेंसिटाइज करना है, दूसरा अपने गांव, पंचायत, कम्युनिटी, शहर को हमने कैसे सेंसिटाइज करना है। तो उसमें इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि प्राइवेट गाड़ियों में भी होना चाहिए और हर इंडिविजुअल को खुद से लगाना चाहिए। ऐसे में नियम की क्या जरूरत है यार, एक छोटा सा बैग हमने रखना है और कहीं पे भी हम जाते हैं तो अपना गार्बेज उसमें डाल के इकट्ठा करके रखें, और गाड़ी आती है हमारे गेट पे या कोई इंडिविजुअल कलेक्ट करने आता है तो वहाँ पे दे दिया। दूसरा जो टैक्सी है, जितने भी कमर्शियल व्हीकल, उसका बहुत अच्छा स्टेप है, होना चाहिए था बहुत पहले, अब हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। इसमें अगर कोई रिटेलिएट करता है तो बहुत ही गलत बात है। कोई भी किसी भी टैक्सी ओनर को 30 से 100 रुपए के बैग रखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, जबकि आप 4 लाख से लेके और 15-20 लाख रुपए की गाड़ी चला रहे हैं। एक जो टूरिस्ट होता है वो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है टैक्सी ड्राइवर के साथ। अगर आप अपनी गाड़ी को एक ऐसा स्थान मानते हैं जो कि आपको रोजी रोटी देता है, उसको अगर आप साफ सुथरा रखना चाहते हैं, तो उसकी गंदगी कहीं और फेंकते हैं जिसको टूरिस्ट देखने आता है, तो वो भी आपके ऊपर एक गलत प्रभाव है पहले से ही, और आप वो प्रभाव टूरिस्ट के ऊपर छोड़ते हैं। बीइंग ए टैक्सी ऑपरेटर या आप टैक्सी के ड्राइवर हैं, आप हमेशा से अपनी टैक्सी को साफ रखें, बाहर गंदगी ना फेंकें, और ये मैसेज टूरिस्ट को भी दें जो जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप ये जिम्मेदारी डे 1 से ही उसको देंगे, पहले आधे घंटे में अगर कोई स्टेप इन करता है किसी भी स्टेट में, हिमाचल, उत्तराखंड, चाहे नॉर्थ ईस्ट, कहीं पर भी आप जाते हैं, कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, आपको पहला इंसान जो मिलता है, ग्रीट करता है, वो आपको ये भी बोले कि आप कचरा आपकी जिम्मेदारी है और इसको यहाँ ना फेंके। वो उसी टाइम से उसको सोच विचार करके अपने गार्बेज को हमेशा उस डस्टबिन में रखेगा। तो ये बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है एंड दिस शुड बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द स्टेट, एंड आई थिंक इट शुड बी रेप्लिकेटेड अक्रॉस मल्टीपल स्टेट। सो ये होना चाहिए। केदारनाथ जी, मणिमहेश, श्रीखंड यात्रा और बहुत सारी और भी जो हमारे धार्मिक स्थान हैं, यहाँ पर कचरा इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है? कचरा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ रही है, वहाँ पे सुविधाएं देने की होड़ लगी हुई है। लोग सुविधाएं भी देते हैं और अच्छी बात है, सुविधा देनी चाहिए, बट सिर्फ सुविधा ही ना दो, सुविधा के साथ साथ जो असुविधा सुविधा देते समय आप उत्पन्न करते हो उसको भी निपटान करें, जो कि कचरे के रूप में आती है। अब सिर्फ केदारनाथ की बात करें तो आरटीआई के तहत पता चला सिर्फ 2 साल में लगभग 50 टन कचरा वहां पे जनरेट हुआ है, जो कि मंदिर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर के रेडियस में है, और वो वहीं पर है। ये आरटीआई की रिपोर्ट है, हम नहीं बोल रहे इसमें। अच्छा। और ये किसी ने आरटीआई लगाई, उसमें रिपोर्ट आई है निकल के। तो मणिमहेश की बात करें अगर हम, तो वहां पे लगभग अभी भी अगर आज की डेट में जाते हैं, जबकि हम पिछले 3 साल से, हमने, हमारी टीम ने शपथ ली थी कि 5 साल में मणिमहेश यात्रा को पूरा साफ करेंगे, पूरे कचरे को हटाएंगे, उसके बाद डल लेक में वहां पे डुबकी लगाएंगे। उससे पहले हम डुबकी भी नहीं लगाएंगे। अच्छा। हाँ, ये भी हमने प्रतिज्ञा ली है, बट वो 5 साल का टाइम मुझे लग रहा है कहीं 8 साल ना करना पड़े, क्योंकि हर साल यात्री बढ़ रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है अक्रॉस द वर्ल्ड, वो जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए लोग, और फास्ट पेस लाइफ है, मतलब शहर में जाओगे तो घुसते आपको एक अजीब सा स्ट्रेस आपको मिलता है। शहर की हवा में ही स्ट्रेस है, ऐसा मैंने फील किया है। आपका क्या मानना है इस पे? फील तो मैं भी करता हूँ। पहाड़ों से अगर वापस जाते हैं तो एक बार मेरे साथ एक किस्सा भी हुआ था। जैसे मैं बहुत टाइम के बाद, मतलब 10-11 महीने बाद मैं शहर में गया, दिल्ली या एनसीआर में गया, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो इतनी सारी गाड़ियाँ देख के मुझे 5 मिनट लगे। मैंने साइड में गाड़ी रोकी और मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ करने में समय लगा कि अच्छा ओके,
बहुत सारी गाड़ियां रोड पे हो सकती हैं। अच्छा। बहुत सारे लोग हमेशा रोड पे ही होते हैं, बहुत सारी रोड साइड में गाड़ियां पार्क्ड होती हैं, तो वो सारा सिस्टम देख के थोड़ा सा मुझे समय लगा। हालांकि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही शहर से दूर रहने वाला इंसान हूँ, वहाँ पे आना जाना लगा रहता है, बट कई बार ऐसा होता है कि वो आपको एकदम से, तो उस दिन मैंने पहली बार महसूस, और मैंने रोकी गाड़ी, साइड में लगाई, मैंने 5 मिनट का समय दिया अपने आप को कि कुछ जल्दबाजी में कुछ ऐसा वैसा ना कर दूं। तो वो स्ट्रेस तो होता है, क्योंकि एक कंटिन्यूअस भागा दौड़ी वहां पे चली होती है दिन रात। तो शहर के स्ट्रेस को प्रोसेस करने में आपको मतलब 5-7 मिनट देने पड़े अपने आपको, गाड़ी लगाई साइड में आप? ये तो शुक्र है 5-7 मिनट में प्रोसेस हो गया भाई। वरना होता नहीं है इतनी जल्दी, क्योंकि देखो अब गांव से कोई इंसान निकल के आता है जिसको कभी नहीं गया है शहर में, तो उसके लिए तो बहुत एकदम से ही बहुत चकाचौंध हो जाता है, और एकदम से सब कुछ इतना बड़ा मैग्नीट्यूड बहुत बढ़ जाता है, तो वो समस्या है। हालांकि शहर की सुविधाएं अपने आप में बड़ी ज़्यादा होती है, और सुविधाओं के चक्कर में ही तो बहुत सारा स्ट्रेस भी होता है। 15 मिनट में खाना ही पहुंचना चाहिए, तो वो सारी चीज़ों की होड़ में ना, मतलब वो शहर में एक परमानेंट स्ट्रेस होता है। इसी वजह से एक और उसका भी कारण ये भी है कि हम शहर में रह के हम नेचुरल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो शहर के जो लोग जब गांव पहुंचते हैं, पहाड़ में पहुंचते हैं, जो ये बोलते हैं यार बहुत स्ट्रेस हो रहा है मेरे को शहर में, मेरा जॉब तो इतना बेकार है, मेरे को मजा ही नहीं आ रहा, मेरे बॉस ने तो मेरे को परेशान करके रखा हुआ, ये सब बातें जब करते हैं, मंडे ब्लूज। यस, और उसका स्ट्रेस जब हम लेके आते हैं किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में या किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, तो हम अपना बहुत सारा स्ट्रेस वहां पे रिलीज करने आते हैं। स्ट्रेस रिलीज करो, कचरा मत रिलीज करो, बस इतना है कि पहाड़ आपके स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं। पहाड़ों का बहुत बड़ा दिल है, ठीक है, और पहाड़ बहुत कुछ सिखाते हैं आपको। सबसे ज़्यादा सिखाते हैं कि रिस्पेक्ट कैसे करनी है पर्यावरण की, वो अपने तरीके से सिखाते रहते हैं। आपने सीखना नहीं सीखना वो आपकी बात है। स्ट्रेस लेके आओ, स्ट्रेस को रिलीज करके जाओ, पर कचरा अपना वापस लेके जाओ। तो अभी हमने एक कैंपेन शुरू किया है श्री केदार में, और केदारनाथ जी में। हाँ। सो किस नाम से? मेरा केदार स्वच्छ केदार। अच्छा। ये कैंपेन हमने शुरू की है, उसमें हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बट शुरुआत में हम क्या कर सकते हैं, हर किसी की भागीदारी को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर कोशिश रहती है। जैसे कि हमने बात की कि आरटीआई के तहत पता चला 2 साल में सिर्फ 50 टन कचरा वहां पे उत्पन्न हुआ है, और इतना कचरा जो एक सर्टेन ऑल्टीट्यूड पे जो 3000 से ऊपर कोई कचरा उत्पन्न हो जाता है, उसको नीचे लाना एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है, और बहुत बड़े ज्यादा रिसोर्सेज में लगते हैं। जिस तेजी से हम ऊपर पहुंचाते हैं उसमें वापसी में कोई तेजी नहीं है, वो डेड है। वो रिवर्स जो सप्लाई चेन जिसको हम बोलते हैं हमारे काम में, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट डेड रहती है। तो इसमें मेरा केदार स्वच्छ केदार में हमने एक कैंपेन शुरू किया, जिसमें कोई भी यात्री कहीं पे भी जाता है, इट्स नॉट अबाउट कि केदार बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं वहीं पर आप ये सब काम करें। आप मणिमहेश में भी कर सकते हैं, आप श्रीखंड में भी कर सकते हैं, आप किन्नर कैलाश में भी कर सकते हैं, अमरनाथ जी में भी कर सकते हैं। जहां पे भी जाएं 100 से 200 ग्राम कचरा वहां से उठा के लेके नीचे तक आए। 200 ग्राम में किसी को वजन नहीं बढ़ता है, ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसा महसूस नहीं होगा आपका दुरुपयोग हो रहा है किसी तरीके से। और खुद का तो लेके आना ही है। देखो आप एक दिन में 200-250 ग्राम जनरेट कर ही लेते हो, तो एटलीस्ट उसी को वापस ले आओ। आपको लगे कि जैसे श्री केदार धाम के पूरे रास्ते में अगर आप देखेंगे तो कम से कम भी 300 के करीब जो है सफाई मित्र हैं। अच्छा। पर्यावरण मित्र हैं, जो झाड़ू भी लगा रहे हैं, जो कचरा उठा के डस्टबिन में भी डाल रहे हैं। पहले तो उनका बर्डन कम कैसे करना है। आप ये सुविधा देख के मत सोचो कि भाई ये साफ कर रहा तो मैं फेंक देता हूँ, नहीं, गलत बात है। आप ये भी मत सोचो कि डस्टबिन देख के मैं उसके अंदर डाल देता हूँ। डाल दो, कोई बात नहीं, पर अगर ना डालो, खुद वापस लेके जाओ, तो आप बर्डन कम कर रहे हो। आपकी यात्रा का सफल होने का एक सबसे बड़ा कारण ये बन सकता है कि आपने उस धार्मिक स्थल के ऊपर कोई भी कचरा नहीं छोड़ा है, और कुछ ना कुछ वहां से उठा के आप वापस लेके आए हो। स्वच्छता में भगवान बसते हैं, बहुत पुरानी बातें हैं ये, कितनी बात इसके ऊपर कर सकते हैं हम, बट स्वच्छता अगर आप करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो मुझे लगता है अगर आपने किसी भी धार्मिक स्थल पे साफ सफाई की तो भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, जरूर करेंगे। मतलब इस बात के ऊपर आप मेरी विश्वास करिए। मतलब मैं जितने सालों से काम करता हूँ, मेरे किसी भी काम में कोई अड़चन मुझे आज तक नहीं आई है। हर चीज बड़ी, आज नहीं मिला तो कल मिल गया, परसों मिल गया, है ना, हो जाता है, काम में रुकावट नहीं आती। तो कहीं ना कहीं कोई कृपा है जो चल रही है। और मैं कहीं किसी धार्मिक स्थल पे जाता हूँ, मेरे लिए मंदिर में मत्था टेकने से ज़्यादा जरूरी है उस मंदिर के आसपास की साफ सफाई कैसे करना है। क्या बात। तो ये अगर आपकी प्रेरणा है, अगर आप इसमें अपनी स्पिरिचुअलिटी को ढूंढते हैं, आप अपने रिलीजियस बिलीफ को इस बात में ढूंढते हैं, तो जहां भी जाते हैं, चाहे आप केदार बाबा के दर्शन करने जाते हैं, चाहे मणिमहेश जाते हैं, चाहे आप अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं, छोटे छोटे हमारे पराशर ऋषि लेक है वहां पे जाते हैं, चाहे आप खीर गंगा जाते हैं, तो जहां पे भी जा रहे हैं वहां से कुछ ना कुछ कचरे को उठा के लेके आए। क्योंकि किसी का फेंका हुआ कचरा आप उठा के ला रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी श्रद्धा है, इस बात को आप समझिए। सबसे बड़ा पुण्य यही है। यस। तो इसके साथ साथ ये एक कैंपेन है जिसमें हर किसी की भागीदारी। अब लोग ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ आप हमसे काम करवा रहे हो, आप वहां पे क्या सुविधाएं तैयार करेंगे। तो सिर्फ आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाल रहे हैं, हमने भी जिम्मेदारी ली है कि जो
100-200 ग्राम आप लेके जाते हैं, उसके साथ साथ हम कैसे आपको तैयार करें। आप क्या कर रहे हो वहाँ पे? सरकार के साथ मिलके, उत्तराखंड सरकार के साथ मिलके, और कुछ हमारे जो CSR पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलके, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, केदारनाथ डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलके, मंदिर कम्युनिटी के साथ मिलके हम वहाँ पर एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, जो कि कचरे को इकट्ठा करेगा, सेग्रीगेट करेगा और उसको नीचे तक लाने में मदद करेगा। अच्छा। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर वहाँ पे तैयार कर रहे हैं, और उसके बाहर ही हम लगाएंगे 100 ग्राम की थैली, 200 ग्राम की थैली, 500 ग्राम की थैली, 10 किलो की थैली। आप वो गार्बेज की दीवार के ऊपर लटका हुआ मिलेगा आपको, हम वहाँ पे मिलेंगे और आपको याद दिलाएंगे कि अगर आप ये लेके जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वरना यात्रा के बाद जो 25 टन जो वहाँ पे जनरेट होगा, यात्रा के बाद 25 टन लाना मेरे लिए, मेरे साथियों के लिए बड़ा मुश्किल काम है। और इसकी जो जिम्मेदारी हम जो डाल देते हैं हमारे घोड़े खच्चरों पे वहाँ पे, कि हमने कचरा वहाँ छोड़ दिया, घोड़े खच्चर की कमर पे वो आएगा नीचे, तो उससे बड़ी दयनीय स्थिति कोई नहीं हो सकती है। पहले ही उनके ऊपर इतना बर्डन होता है, वो ऊपर सामान लेके जाते हैं, नीचे लेके आते हैं, लोगों को ढोते हैं, जवान लोगों को ढोते हैं, बुजुर्ग लोग पैदल यात्रा तो ये देखने को मिलता है कि जवान लोग भी जब मतलब घोड़े खच्चरों के ऊपर, तो उससे देखो ना आप क्या पता चलता है, फिजिकल कैपेसिटी डेड, मेंटल कैपेसिटी डेड। पहले तो शरीर गिव अप करता है, फिर हमारा दिमाग गिव अप कर देता है। तो हमें दिखता है कि यार ये एक संसाधन है, घोड़ा खच्चर है। आपको लग रहा होगा कि हम लोकल इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं घोड़े खच्चर के ऊपर बैठ के। अरे नहीं, गलत बात है। कोशिश करो आप पहुंच पाओ किसी के, ऐसे भी भोले के भक्त हैं जिनके पैर नहीं है, वो भी यात्रा करने पहुंचे। देखे मैंने वीडियोस, है ना, बहुत सारे ऐसे माताएं हैं जो 80-80 साल की, 70 साल की माताएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो यात्रा करने जाते हैं और नंगे पैर जाते हैं, नीचे से ऊपर तक जाते हैं। उनको कहाँ से ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है? उनकी भक्ति में विश्वास है उनको कि हम पहुंचेंगे ऊपर तक। पर आप तो इतनी जल्दी हाथ खड़े करे तो इसका मतलब क्या? आपने तो सोशल मीडिया पे देखा रहे सब लोग केदारनाथ जा रहे हैं, आपको फोमो हो गया, आपको फोमो हुआ तो आप पहुंच गए वहां पे, बीच रास्ते में पता चला अरे शरीर में तो ताकत ही नहीं है ना, घुटने जवाब दे गए इतनी जल्दी। और फिर उसके बाद आपका दिमाग बोलता है सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो शहर में थी वो यहाँ पे मुझे मिल रही हैं, तो इनका इस्तेमाल करें। तो स्मार्ट वर्क करता हूँ, ये कुछ एक्सट्रीम स्मार्ट वर्क हो रहा है। एक्सट्रीम इतना स्मार्ट वर्क ना करो, वो स्मार्ट वर्क करना है तो अपने शरीर पे करो ना यार। आप तैयार होके आओ, अगर यात्रा करनी है तो 1 महीने पहले थोड़ा सा पैदल चलो, एक्सरसाइज करो, कसरत करो थोड़ा सा। कोविड ने बहुत कुछ सिखाया है हमें तो, बट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर रहने दो यार, कोई बात नहीं, जब ठीक हो जाओगे तब आ जाना, चौपर ही ले लो। बाबा जी हर जगह पे है, ऐसा नहीं है कि केदार बाबा सिर्फ एक स्थान पे है, वो एक उनका स्थान है, मानते हैं हम बात को। बट अगर आपकी सच्ची श्रद्धा है तो आप दिल्ली में भी आपको दिखाई दे जाएंगे। नहीं, मैं क्या, घोड़े खच्चरों पे जुल्म करने से बढ़िया तुम चौपर ही ले लो यार। एग्जैक्टली बेचारों की उनकी कितनी की मौत हो जाती है हर साल घोड़े और इस साल तो ऐसा हुआ है कि इस साल कोरोना वायरस जैसी बीमारी फैल गई है वहाँ पे घोड़े खच्चरों में। अच्छा। तो 50% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो आप सोचो कि जनता तो उतनी ही आ रही है, घोड़े खच्चर सिर्फ जितने थे उससे आधे हो गए। ये कब हुआ? ये इस साल की यात्रा से शुरू में ही हो गया। अच्छा। तो कहीं ना कहीं भोलेनाथ भी देख रहे हैं कि आप इनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, तो अब उसका कहीं ना कहीं भुगतान पर गलत बात है, मतलब ये होना नहीं चाहिए था, पर हो गया। बीमारी का तो कोई वो नहीं है, पर उसमें क्या हो गया कि जितने जो घोड़े स्वस्थ हैं, खच्चर स्वस्थ हैं, उनके ऊपर ज्यादा बर्डन आ गया, तो इसलिए प्रेशर पड़ गया उन पे। पड़ गया। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी यात्रा खुद ही पूरी करें, किसी के बिना बेसहारा बेजुबान। उनको मैंने देखा नशे करा के भी मतलब ऊपर चढ़ाया जाता है, कई बार देखा मैंने, कुछ वीडियोस आए थे। हाँ, वीडियोस आए थे, वैसा भी कुछ आया था, तो वो भी मतलब निंदनीय है। अगर आप असमर्थ हो, बिल्कुल ही असमर्थ हो, वृद्ध हो या वैसे हो, तब तो बनता है कि चलो वो वाली। पालकी भी है, 4 लोग आपको पालकी में बैठा के लेके जा रहे हैं, एक इंसान आपको अपनी कमर पे बिठा के लेके जा रहा है, खुद का वजन उसका 60 किलो का है, वो 80 किलो के इंसान को बिठा के ले जा रहा है। देखो सब चीजें ठीक है, जब तक अगला इंसान खुश है कि मेरी रोजी रोटी यहाँ से बन रही, करो, हमें दिक्कत नहीं है। सिर्फ बात ये बोलने की है कि अगर आप जवान हैं, यंग हैं, आपके अंदर स्टेमिना नहीं है, बना सकते हो, आप उसको डेवलप कर सकते हो, थोड़ा काम खुद पर भी करो और उसके बाद यात्रा करो। आप किसी ऊपर बर्डन बन के अगर यात्रा कर रहे हैं और उस धार्मिक स्थल पर पहुंच रहे हैं, जबकि आप सक्षम हैं, आप फिजिकली फिट हैं और हो सकते हैं, नहीं भी है तो आप वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऊपर अपनी यात्रा पूरी करो अच्छे से और साथ के साथ अपना कचरा भी लेके आओ। बिल्कुल। तो ये कचरा आप लोगों ने जो फैसिलिटी वहाँ पे डेवलप कर रहे हो, कब तक डेवलप हो जाएगी? ये मोस्टली मिड जून तक हो जाएगी फैसिलिटी, और उसके पैरेलली हम जैसे है स्थानीय लोगों से बातचीत शुरू हमने कर दी है उसमें, और यही करते हैं हम। जैसे मणिमहेश में भी हमने यही किया था, पिछले 3 साल से हम मणिमहेश में लगभग 8 से 9 टन कचरा वहाँ से उठा के लाते हैं। उसमें भी हिमाचल सरकार और वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत सारा सहयोग हमें देते हैं इसमें, और हर साल 8-9 टन कचरा लाने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कम से कम 100-150 टन कचरा अभी भी है। अरे बाप रे। सबसे बड़ा कचरा क्या है मणिमहेश में? आप देखो, आप गैस करो, एक गैस। बॉटल्स, वाटर बॉटल्स या फिर ऐसे रैपर्स, अंडरगारमेंट्स। ओह हाँ। देखो यार, लोग अपना यहाँ ये छोड़ जाते हैं, पुण्य कमाने आते हैं, पाप छोड़ के जा रहे हैं।
वाह भाई वाह, शाबाश है। ये है शिव का घर और ये है हमारा कर्म। अगर डल लेक में आप डुबकी लगाते हैं, डुबकी लगा के आप सोचते हैं कि मैं अपने सारे पाप मैंने धो दिए, अपने जो वस्त्र हैं उसको मैं यहाँ पे छोड़ जाऊं और उसके बाद प्रवाहित कर दूं। हाँ, और नए कपड़े धारण करके और मैं बिल्कुल एक नया इंसान बन गया, गलती में हो भाई साहब आप, है ना। तो आप देखोगे कम से कम भी टेक्सटाइल वेस्ट का बहुत बड़ा एक पहाड़ वहाँ पे पड़ा हुआ है, जिसको कोई कभी उठा के नहीं ला सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि हर बारिश में गीले हो जाते हैं, है ना। उसको उठाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत भारी होते हैं, तो आप कंधों पे या घोड़े पे क्यों उसको फिर से डालें। तो प्लास्टिक कचरा जो है सिर्फ 8-9 टन हम हर बार 2 ट्रक भर के वहाँ से निकालते हैं। उसमें सभी का क्या सहयोग हो सकता है, जितने भी यात्री आते हैं उसके साथ साथ वहाँ पे लंगर बहुत लगते हैं। आपका पंजाब से लंगर स्टार्ट हो जाएंगे और पूरे मणिमहेश डल लेक तक आपको लंगर मिलेंगे। वो जितने लोग लंगर लगाते हैं उनके साथ हमने बार बार मुलाकात की, मीटिंग की और उनको समझाया कि कचरा कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। खास करके सिंगल यूज प्लास्टिक, अगेन जो प्लास्टिक कटलरी वो बैन करवाई हमने। टॉफी बांटने या कंपटीशन, यात्रा में टॉफी मत बांटो, ग्लूकॉन-डी लो वो हाथ में दो और बोलो चाटो और चलो जय बाबा की। अच्छा, टॉफी बांटती है वहाँ पे? टॉफियां बढ़ती हैं इतनी सारी, तो टॉफी का रैपर इतना छोटा होता है, उसको खाएंगे और आप फेंक देंगे, उसको कैसे उठा सकते हो आप? कितने लोग मिलके उसको उठाएंगे? आप यात्री 9 लाख यात्री हैं, साफ सफाई करने वाले 150 लोग हैं, तो 9 लाख यात्रियों का अगर कचरा 150 लोग उठाएंगे तो कब तक पूरा होगा वो? तो इसलिए प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश करता है, पर लिमिटेड रिसोर्स है ना सबके पास, इतना तो है नहीं कि और आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो वो फिर हर चीज़ फेल हो जाती है। तो इसलिए कचरा प्रबंधन जो है इतनी आसानी से फेल होने वाली चीज़ क्यों है? क्योंकि हर किसी की भागीदारी उसमें, हर एक इंडिविजुअल का उसमें रोल है। नियमित रूप से आपको कचरा प्रबंधन करना ही पड़ेगा। एक दिन आप अपने वेस्ट सेग्रीगेट नहीं किया तो आपने पूरी कॉलोनी के कचरे को भंग कर दिया, और उसमें आपने जो अब किसी के लिए वो कचरा है, किसी के लिए वो मटीरियल है, किसी के लिए वो लाइवलीहुड है, रोजी रोटी है ना। तो हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर इतना ऑर्गेनाइज्ड है और ऑर्गेनाइज सेक्टर इतना अनऑर्गेनाइज्ड है कि ये कॉम्बिनेशन ना इतना विचित्र हो गया है। तो दोनों जो है एक दूसरे से सीखें और इस जो विचारधारा को मेन स्ट्रीम में लेके आए कि कचरा जो है हमारी प्रायोरिटी है, उसको भी हमें मैनेज करना पड़ेगा और प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करने में हमारा कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं जो आपके घर के बाहर गाड़ी लेके आता है, सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं जिसके पास टेंडर है, सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं जिसने किसी को टेंडर दिया है, सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं है जो कि आपके पंचायत को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें आपकी भी जिम्मेदारी है। हर कोई जब अपनी जिम्मेदारी समझने लग जाएगा तो वर्ल्ड विल बी अ गुड प्लेस। इट विल बी द मोस्ट आइडियल वर्ल्ड जब सब लोग अपनी ड्यूटीज समझेंगे मोर देन दी राइट्स। राइट। केदारनाथ जी के पे वापस आ जाते हैं एक बार फिर से। आप कह रहे हो कि आप वहाँ पे एक फैसिलिटी जो है डेवलप कर रहे हो जो मिड जून तक रेडी हो जाएगी, और वहाँ पे आपने वहाँ पे बाहर पॉलीथीन लगे होंगे वहाँ पे 100 ग्राम 200 ग्राम ऐसे वाले? बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा डिटेल में बताओ ना ये। तो बेसिकली ऐसे समझ लो कि एक खुशियों की दीवार तैयार कर रहे हैं हमारी जो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी उसके साथ। अच्छा। उस दीवार पे आपको परमानेंटली जब गार्बेज आप वहाँ से जा रहे होगे तो उसके साइनेज भी आपको लिखा मिलेगा, बिल्कुल साफ शब्दों में ये लिखा मिलेगा आपको कि अगर आप नीचे जा रहे हैं तो 100 ग्राम 200 ग्राम कचरा ले जाने में आपको कोई मुसीबत नहीं आ सकती है, आप ये कचरा यहाँ से ले जा सकते हो, आपकी श्रद्धा है तो हम आपके ऊपर कोई ऐसा बोझ नहीं डाल सकते, हमारी कोई हक नहीं बनता है, बट हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, अगर इसको आपको मान सकते हो। तो ये आपका अप्रैल एंड से मई फर्स्ट वीक से लेके और अक्टूबर एंड तक ये हमेशा आपको वहाँ पे गार्बेज मिलेगा। जब तक लोग आए गार्बेज जनरेट होगा, गार्बेज जनरेट होगा तो एक मुहिम चलती रहेगी। पैरेलली जब यात्रा खत्म होगी उसके बाद जितना हमारा सामर्थ्य होगा उसके हिसाब से हम सारा कचरा नीचे लेके आएंगे और कोशिश करेंगे उसको, कोशिश नहीं 100% ही रहेगा कि हम उसको प्रॉपर रिसाइकलिंग चैनल्स तक पहुंचाएं। तो एग्जैक्टली ये कहाँ पे है, ये आपका फैसिलिटी कहाँ पे रहेगी, एग्जैक्ट पॉइंट क्या रहेगा? जो यात्रा करते हैं उनको पता घोड़ा पड़ाव कहाँ पर है, ठीक है, उसके बिल्कुल साथ में ही है। और अभी नया एक हॉस्पिटल बन रहा है केदारनाथ धाम के पास में, 50 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। अच्छा। 50 बेड के हॉस्पिटल से लगभग 500 मीटर पहले हमारी ये फैसिलिटी है और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में वहाँ पे पूरा हम दिखाएंगे आपको कि ये पता चल जाएगा, यू कांट मिस इट। ठीक है। तो वहाँ से कचरा किसी ने पिक किया, लेट्स से आधा किलो किसी ने पिक किया या 200 ग्राम किसी ने पिक किया, उसको वो कहाँ लेके जाएगा? उसको नीचे गौरीकुंड जो जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है वहां पर एक छोटा सा MRF है जो कि ऑपरेट किया जाता है सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा। ठीक है। वहां पे भी दे सकते हैं। उसके बाद सोनप्रयाग में आएंगे, सोनप्रयाग की पार्किंग में एक छोटा सा पॉइंट है, वहां पे उसको दे सकते हैं। तो ये 2 स्थान है और वहां से हम उसको पिक करेंगे। तो वहां पे भी अच्छे से आपने हाईलाइट किया हुआ है कि कचरा यहाँ पे दें? अभी नहीं किया हुआ है, बट हम जैसे हमारा ऊपर तैयार हो जाएगा तो हम नीचे उसको हाईलाइट कर देंगे कि अगर आप उस यात्रा से कुछ गार्बेज लेके तो यहाँ पे उसको दे सकते हैं। ठीक है। प्लस गौरीकुंड में जो भी आपको साफ सफाई करता हुआ इंसान दिखाई दे,
जो कि सुलभ इंटरनेशनल की टीम वहाँ पे होती है, आप उसको दे सकते हो, वो आपको मना ही नहीं करेगा। अच्छा, और उसके बाद फिर आप कहाँ लेके जाओगे उस कचरे को? उसको रिसाइकलिंग के लिए। कहाँ पे, कौन सी? बहुत सारे रिसाइकलिंग सेटअप्स हैं, हरिद्वार के पास में है, वहाँ पे उसको रिसाइकलिंग के लिए लेके जाएंगे। और कोशिश ये है कि हम उसको दिल्ली भी लेके जाएं। और क्या है कि पहला साल ऐसा होता है कि जिसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नई नई निकल के आती है, पता चलता है कि हर स्थान की अपनी एक दिक्कत है, समस्या है, और उसको कैसे उसका निपटान किया तो उसी जगह से हमें पता भी चलता है। तो पहले साल में हम खुद बहुत चीज़ें सीखेंगे वहाँ पे, और जब सीख जाएंगे तो हम बाकी लोगों को भी सिखाएंगे किस तरीके से करते हैं। जैसे कि कचरा नियरेस्ट फैसिलिटी कहाँ पे है, हरिद्वार में है, ऋषिकेश में है या दिल्ली में है, रिसाइकलिंग करके उसका क्या प्रोडक्ट हम बनाएंगे, क्या हम उस प्रोडक्ट को बना के वापस केदार धाम पे ले जाएंगे, दिखाएंगे कि देखो आपने यहाँ से जो कचरा निकला था उसका हमने टेबल बनाया है, उसकी चेयर बनाई और उसको उस रास्ते में दोबारा से लगाया है। हाँ, तो 2020 का या मान लो 2024 का या 25 की यात्रा का एक कचरा है, उस कचरे से हमने इतना किलो प्लास्टिक उठाया था और उसने किलो प्लास्टिक से हमने बेंच बनाया है और ये यहाँ पे वापस पहुँचा है। तो ये है सर्कुलर इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं। तो बट कोशिश ये रहनी चाहिए कम से कम कचरा उत्पन्न। पहली पता चले कि नहीं हम इसलिए कचरा वहां पे डाल रहे हैं कि आप बेंच बना सको। कुछ लोग हम चाहते हैं कि हमारी फैसिलिटी इस लेवल पे फेल हो जाए कि वहां पे कचरा ही ना आए। वाह, वो आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए। दैट इज द अल्टीमेट गोल। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट करने में और ये सब फैसिलिटी सेटअप करने में कोई प्रॉब्लम आई है? इजीली हो गया? इजीली हो गया। शुरुआत में तो जैसे कि किसी नए दफ्तर में जाते हैं, किसी नई जगह पे जाते हैं, थोड़ा टाइम तो लगता है। तो अब जैसे हम वहाँ चले गए, लोगों को पता है कि हम बड़े तत्पर हैं अपने काम को लेके, तो फिर अब चीज़ें ठीक है। कौन सा डिपार्टमेंट ने हेल्प करे इसमें? अर्बन डेवलपमेंट है इसमें, और इसमें टूरिज्म है, और इसमें एक स्पेशल बॉडी है जो कि 4 धाम का जो मॉनिटरिंग करती है। अच्छा। तो वो भी है इसमें। अगर मैं नाम ले सकूं तो एक बहुत ही अच्छे इंसान का मैं नाम लूंगा, मिस्टर भास्कर खुलबे जी, जो बहुत सीनियर IAS ऑफिसर हैं। मैंने सुना है इनके बारे में, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के पूर्व सलाहकार रह चुके हैं, राइट? बिल्कुल, वही है ना? बिल्कुल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वो मतलब ऐसे इंसान है जिनके बारे में सबको पढ़ना चाहिए, लोग उनके बारे में आई थिंक कुछ चैप्टर्स भी लिखे हैं अपनी किताबों में। तो वैसे वो इंसान है और उन्होंने काफ़ी इसमें सपोर्ट किया है, और उनकी वजह से हम काफ़ी कुछ कर पाए बहुत जल्दी। आपने भी सुना होगा, बड़ी कॉमन सी बात है, लोग कहते हैं कि एक रैपर ही तो है, एक रैपर से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो आप बताओ कि एक रैपर से क्या फ़र्क पड़ता है? चलो दिखाते हैं आपको पहाड़। हर शहर के बाहर एक छोटा सा पहाड़ बना हुआ कचरे का। सोलन के पास चलो, आप शिमला के पास चलो, स्लोगड़ा से आगे जाते हैं, आप मनाली के पास, गंदी स्मेल आती है। तो वो छोटा छोटा रैपर वहाँ पहुँच गया है, और सिर्फ आप अकेले नहीं हो फेंकने वाले, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं। तो सब ने अपना जो है कंट्रीब्यूशन वहाँ पहुँचा दिया है। तो अगर आपको लगता है कि सिर्फ मेरे एक रैपर से क्या होगा, तो आप वो पहाड़ देखो, आपके रैपर उसमें पहुँच चुके हैं। हिमाचल और उत्तराखंड जैसे जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है हर साल, जो कि अच्छी बात है, ये इकोनॉमीज, टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमीज़ हैं। आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है? लोकल्स ज़्यादा कचरा फैलाते हैं या फिर टूरिस्ट ज़्यादा कचरा फैलाते हैं? दोनों के दोनों। अच्छा। बिल्कुल, दोनों की जिम्मेदारी है। और स्थानीय लोग वैसे कम हैं, टूरिज्म बड़ा सेक्टर है, टूरिस्ट ज़्यादा है। कचरा टूरिस्ट भी फैलाते हैं, कचरा लोकल्स भी फैलाते हैं। समस्या ये है कि किसी न किसी एक को जिम्मेदार होना पड़ेगा, और मुझे लगता है स्थानीय लोगों को ज़्यादा जिम्मेदार होना पड़ेगा, क्योंकि ये स्थान उनका है। अगर आप अपने स्थान के बारे में डिक्टेशन नहीं देंगे टूरिस्ट को, मेरा गाँव है, इस तरीके से बिहेव करना है, जब तक टूरिस्ट कुछ भी बिहेव करेगा। तो आपको ये तैयार करना पड़ेगा कि मेरे गांव में अगर कोई टूरिस्ट आता है तो मैंने उसको किस तरीके का एक्सपीरियंस देना है। स्वच्छ गांव का एक्सपीरियंस देना है कि हर जगह पे कचरा फैला हुआ एक्सपीरियंस देना है। तो अगर आप हर जगह कचरा फैला होगा तो वो भी फैला के जाएगा, आप नहीं बोल सकते उसको। अगर साफ है वो फैलाएगा, आप बोल सकते हो, बोलना भी चाहिए। और जब तक नहीं बोलेंगे तब तक स्वच्छता आएगी भी नहीं। तो उसके लिए क्या होता है कि पहले आप अपने आप को, अपनी कम्युनिटी को जिम्मेदार बनाएं, एक ऐसा नागरिक बनाएं कि मेरा गांव, मेरी जिम्मेदारी, मैं इस गांव को साफ रखूंगा, और वैसे ही टूरिस्ट उसके हिसाब से बिहेव भी करेगा। दोनों का पार्टिसिपेशन बराबर आप कह रहे हो है, और दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। बिल्कुल। एक बात बताइए, वेस्ट मैनेजमेंट में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? देखो, एजुकेशन थ्रू ग्राउंड एक्शन, जिसको मैं इतनी बार रिपीट करता हूँ जहाँ पे भी हम बातचीत करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल हुआ है। इसकी वजह से कचरा हर जगह पे है। हमारे एजुकेशन में कहीं नहीं ये सिखाया गया, या मतलब कहीं ना कहीं रह जाता है। कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है ना कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है? देखो, टीचर्स हैं, अपना एफर्ट लगाते हैं, बातचीत करते हैं, बताते हैं बच्चों को, जिम्मेदार बच्चे बनो, कचरा ना फैलाओ, और वो सब चीजें होती है। बट जब आपको कचरा इतना फैला हुआ दिखता है तो आपकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं डस्टबिन में चली जाती है ना, जहाँ पे कचरा जाना चाहिए था। तो ये एक बड़ी समस्या की बात है। तो सही चीज सही जगह पे जाए, जिम्मेदारी हमारे अंदर रहे, और कचरा डस्टबिन में जाए। उसके लिए बच्चों को एंगेज करना बहुत जरूरी है। हर स्कूल में एक
महीने में एक ऐसा दिन होना चाहिए जिसमें कि उनको आउटडोर एक्टिविटी करवानी चाहिए, है ना। कुछ ऐसे मार्क्स से रिलेटेड, जो कि आजकल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, पहले भी थे हमारे टाइम में, तो उसमें कैसे इसको ऐड किया जा सकता है कि आप अगर पर्यावरण प्रेमी बनते हैं तो आपको कोई सर्टिफिकेट मिलता है, तो उस सर्टिफिकेट से आपको आपकी एजुकेशन में बेटर एडमिशन में कैसे उसको हेल्प मिलती है। छोटे छोटे कार्यक्रम इसमें ऐड करने पड़ेंगे, बट उनको दिखाने पड़ेंगे कचरे के पहाड़। ये आप जैसे बड़े होते जाओगे वैसे ये कचरे के पहाड़ भी बड़े होते जाएंगे। तो इसीलिए फिर आज से ही आप कैसे जिम्मेदार बने, और बच्चे एक बार सीख गए ना तो अपने आसपास का पूरा सिस्टम चेंज कर देते हैं। राइट। वो अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने पड़ोसी को, अपने कजिन्स को, सबको बताएंगे कि उन्होंने क्या सीखा और उनको अच्छा लगता है। अगर आप बच्चों को बचपन से इतना सेंसिटिव बनाएंगे, देखिए समाज खत्म कब होता है, जब अच्छे लोग अच्छाई करना बंद कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, ये बात सबको पता है, बट वो हो भी रहा है। कलयुग के जितने हम अंदर जा रहे हैं उतनी ही अच्छाइयाँ कम होती जा रही हैं, और हमारा भरोसा क्या होता है कि हम सिर्फ ये सोचते हैं पूजा पाठ करेंगे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कर्म भी करने चाहिए अच्छे उसके साथ। तो इन बच्चों को अच्छा कर्म योगी बचपन से कैसे बनाना है, उसमें स्वच्छता एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए उनकी विद्या का, उनकी एजुकेशन का। तो ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ हम कोशिश करते हैं स्कूल के, कॉलेज के बच्चे आएँ और क्लीनिंग ड्राइव में पार्टिसिपेट करें, खुद भी ऑर्गेनाइज करते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे तक सीमित ना रहें। ये लाइफस्टाइल का हिस्सा इस तरीके से बनेगा, जो मिशन लाइफ जो प्रोग्राम भी है उसमें आपकी लाइफस्टाइल जो है, और हर इंसान के कंट्रोल में एक चीज़ ज़रूर है, उसकी लाइफस्टाइल। उस लाइफस्टाइल को कैसे प्रस्तुत करता है दुनिया के सामने, उसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें स्वच्छता होनी ही होनी चाहिए। मैं ना एक कहीं पे पढ़ रहा था कि 15 स्टेट्स हैं, दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटका, झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, लद्दाख, केरला, जम्मू एंड कश्मीर और महाराष्ट्र। ये 15 स्टेट में अभी भी पुराना, मतलब 10 साल पुराना कचरा लैंडफिल में पड़ा हुआ है। इसको देख के आपको कैसा लगता है? एक वर्ड होता है लेगेसी, हमेशा अच्छी चीज़ के साथ जुड़ता है ना। लेगेसी जब बात करते हैं, मेरी लेगेसी, मेरे खानदान की लेगेसी, ये सब बातें हम करते हैं। अब हो गया लेगेसी वेस्ट, क्योंकि इतना पुराना हो गया है तो उसके पीछे एक लेगेसी है। वो किस जनरेशन ने स्टार्ट किया था वहाँ पे डंप करना, और वो पहाड़ को उसको इतना बड़ा बना दिया है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से पूछा कि आपके वहाँ पर कौन से वो पहाड़ हैं लेगेसी वेस्ट हैं, आपकी उसकी क्वांटिटी कितनी है और उसको कितना खत्म कर सकते हो, कितना जल्दी कर सकते हो, उसके लिए आपको कितना पैसा चाहिए। वो पैसा मिला भी है, हिमाचल स्टेट में भी आया वो पैसा लेगेसी वेस्ट को खत्म करने के लिए। खत्म कितने हुए वो क्वेश्चनेबल है, कि पहले अगर 100 टन का पहाड़ था तो वो 50 टन हुआ है कि नहीं हुआ है, और कितना टाइम और लगेगा। उसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि लेगेसी वेस्ट में फ्रेश वेस्ट कभी नहीं आना चाहिए। समस्या क्या होती है पहाड़ों में कि फ्रेश वेस्ट के लिए एक सेपरेट साइट देने के लिए कोई तैयार नहीं। ये जो समस्या है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ, ये हमेशा आती है, और हमारे हिमालयस में तो बहुत ज़्यादा है। ज़मीन की वैसे ही अभाव है, और अभाव जहाँ पे है तो वहाँ पे आपको मिलेगा नहीं। दूसरा, आपने गलत जो इकोसिस्टम सेट किया, जिसको लोग देख देख के डर चुके हैं कि मेरे गांव के आसपास कचरा प्रबंधन नहीं आना चाहिए। भाई निम्बी इफेक्ट इसको बोलते हैं, नॉट इन माय बैकयार्ड, है ना। अच्छा काम कर रहे हो, समस्या का समाधान होना चाहिए, मेरे आसपास नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो प्रॉब्लम है उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं, उस माइंडसेट को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे डिसेंट्रलाइज करते हैं। एक ही डिस्ट्रिक्ट में इतने सारे छोटे छोटे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज बनाए, क्लस्टर में 3 से 4 गांव का, 2 से 3 पंचायत का, ताकि आपकी एक छोटी सी कम्युनिटी का एक अपना वेस्ट मैनेजमेंट का इकोसिस्टम हो, और सिर्फ एक ही जगह उसको ट्रांसपोर्ट ना करें आप, है ना। कि आपका कुल्लू का कचरा मनाली में जा रहा है, मनाली का कचरा कुल्लू में रहा है, क्यों? आप अपने अपने इकोसिस्टम बनाओ। आप अपने पंचायतों के जो अर्बन एरिया के आसपास के जो पेरी अर्बन हैं और जो रूरल एरियाज हैं, उनके अपने इकोसिस्टम बनाओ। वेस्ट को सोर्स से सेग्रीगेटेड फॉर्मेट में कलेक्ट करो, ताकि वो वेस्ट ना हो, मटेरियल हो। वेस्ट इज नॉट वेस्ट अंटिल इट इज वेस्टेड, और हम ऑलमोस्ट 80% वेस्ट को वेस्ट ही कर रहे हैं और मटेरियल तक पहुंचा ही नहीं पा रहे, उसको मटेरियल के फॉर्म में कलेक्ट ही नहीं कर पाते। वेस्ट इज नॉट वेस्ट अंटिल इट इज वेस्टेड। हाँ, तो अब कितना सारा जो है, अब इतनी सारी जो आप नया प्लास्टिक तैयार करते हैं, उसके प्रोसेस में जो ग्रीन हाउस गैसेज आप रिलीज करते हैं, कुछ स्टडीज ऐसी भी हैं वो बोलती हैं कि इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज में। आप अगर नए मटेरियल को, वर्जिन मटेरियल को तैयार करके और दोबारा से मार्केट में, जो मार्केट में ऑलरेडी है उसको आप रिसाइकिल कर नहीं पा रहे हैं। रिसाइकलिंग के लिए हमारे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है रिसाइकलिंग का, उसके लिए मटेरियल आता है बाहर यूरोपियन कंट्रीज से, जबकि हमारे पास खुद के पास इतना मटेरियल है। उसके रीजन ये है, बाहर से जो मटेरियल आएगा नीट एंड क्लीन अच्छी क्वालिटी का आएगा, आपके पास डायरेक्टली रिसाइकलिंग में चला जाएगा। हमारे मटेरियल के कलेक्शन की जो सप्लाई चेन है वो इतनी वीक है कि हमारे
पहले तो घर पे सेग्रीगेट नहीं होता है, वहाँ पे सेग्रीगेट हो जाता है तो उसको गाड़ी में मिक्स कर देते हैं, गाड़ी में अगर नहीं मिक्स होता तो साइड पे ले जाके मिक्स कर देते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब तक ये दोनों चीज़ें ऐड नहीं होंगी, हमारे देश में जो कचरा है उसको हम कचरे की तरह ही लेंगे और उसको मटेरियल की तरह, रिसाइक्लेबल वैल्यू चेन के हिस्से की तरह कभी नहीं लेंगे। तो ये कोशिश हम करते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट को डिसेंट्रलाइज करके, उसके कलेक्शन को डिसेंट्रलाइज करके और उसकी रिसाइकलिंग को सेंट्रलाइज करके कैसे आगे बढ़े। तो ये तरीका है। इसी वजह से हमने पूरे हिमाचल में 8 ऐसी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ बनाई हुई हैं। बना के कुछ खुद हम ऑपरेट करते हैं, कुछ गाँव के उन लोगों को ट्रेन किया है जिनकी लाइवलीहुड डायरेक्टली उससे जुड़ गई, वो उसको ऑपरेट करते हैं, उससे रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं। हमारा प्राइम फोकस जो है वो है वो लोकेशन है जहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे वो ट्रैक रूट्स है जहाँ पे टूरिस्ट का फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। हिमाचल में लेगेसी वेस्ट कौन कौन सी साइट्स पे सबसे ज़्यादा है? क्वांटिटी के हिसाब से सोलन, शिमला, कुछ हद तक मनाली और कुल्लू में भी है लेगेसी वेस्ट। हाँ, तो ये जो लोकेशन है क्योंकि यहाँ पे होटल्स बहुत हैं। तो सोलन में आप क्या बद्रीनालागढ़ वाले एरिया को ज़्यादा वो मान रहे हो या फिर आप किसी और? सोलन एज ए अर्बन एरिया अलग और नालागढ़ जो BBNDA का एरिया है, बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ जो है उसका अलग है। वहाँ पे भी पहाड़ है, हर जगह पे पहाड़ है अपना पर्सनल। तो यहाँ पे ज़्यादा लेगेसी वेस्ट है। आपका प्राइम फोकस है कहाँ पे? हमारा अभी रूरल एरियाज में ज़्यादा फोकस है। जो चीज़ें अभी बिगड़ी नहीं है, जो चीज़ें ज़्यादा खराब नहीं है, तो उनको कैसे इंटैक्ट करना है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल अटल टनल जैसे बनी थी तो टनल बनते ही एकदम से टूरिस्ट की बाढ़ वहाँ पे आ गई और गांव के लोग भी ओवरवेल्म हो गए कि यार इतने लोग आ गए, इनको कैसे एडजस्ट करें, अकोमोडेट करें। तो एक हड़बड़ी मच गई पूरे एरिया में कि हम होटल्स फटाफट बनाते हैं ताकि हम लोगों को अकोमोडेट कर पाएं और फाइनेंशियली हम भी 4 पैसे कमाएं। अच्छी सोच है, बढ़िया बात है, करना चाहिए। बट कंस्ट्रक्शन किस तरीके का होना चाहिए, कितनी बिल्डिंग्स बननी चाहिए, है ना, वो सब चीज़ें देखने वाली बात है। कैसे हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। आप सोचो कि जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी वो ओवरनाइट शिफ्ट होगी टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी। और जब ये इकोनॉमी का ऐसे शिफ्ट होता है तो उसमें जो है आपका जो इन्वायरमेंट है वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि आपने जो एग्रीकल्चर है वो आउटसोर्स कर दी। जिसको आउटसोर्स कर दिया उसको उस खेतीबाड़ी से कोई मतलब नहीं, उसको प्रॉफिट से मतलब है। तो आप सोचो कितना केमिकल आपकी खेतीबाड़ी में जाएगा। होटल आपने बना दी तो टूरिस्ट आपके पास आएगा। सब कुछ बन गया बट कचरा प्रबंधन नहीं बना। तो अभी हमने लास्ट ईयर वहां पे बनाया फैसिलिटी। अच्छा, और उसमें गांव की पंचायत, कोकसर गांव है, कोकसर पंचायत ने बहुत उसमें सपोर्ट किया और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी किया। देखिए, अगर कोई इनिशिएट करता है ना चीज़ों को तो उसको सपोर्ट करने के लिए लोग हैं, इनिशिएट करने वाले लोग थोड़े से कम हैं। ये थोड़ी सी हमारे देश की विडंबना है, जिसके बारे में कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया है कि इनिशिएट करने वाले लोग, आपको जो लीड करने वाले लोग हैं और जो यूथ है उसमें बहुत सारी ये कमियाँ हैं। तो एनीवेज, तो वहाँ पे बन गया वो, और उसमें हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा कचरा है जो वो वहाँ पे आता है। उसकी फ़ोटोज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक भी बहुत है जो कि समस्या है। अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक इतनी समस्या क्यों है, इसका एक कारण ये भी है क्योंकि वो रिसाइक्लेबल नहीं है, उसके अंदर वैल्यू नहीं है। तो उसको कलेक्शन करने का कॉस्ट, उसको सेग्रीगेट करने का कॉस्ट, उसको आप डिस्पोज ऑफ जहाँ पे करेंगे उस वहाँ तक पहुँचाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये कहीं से नहीं मिलता आपको, वैल्यू चेन से नहीं मिलता है। उसके लिए आपको एडिशनल पैसे डालने पड़ते हैं। तो पैसे कहाँ से आते हैं? सरकार देती है। सरकार क्या उस पैसे कहाँ देती है? टैक्स पेयर देता है। तो इसीलिए ये समस्या है। अगर आपके जो मटेरियल हैं वो सर्कुलर हैं नेचर में, जिनको आप रिसाइकिल करके, डाउन साइकिल करके, अपसाइकिल करके दोबारा से मार्केट में लेके आ जाते हैं, तो वो ठीक है। तो इसलिए हमें पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल्स के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि हम पोस्टमार्टम में ही घुसे हुए हैं। एज ए स्टेट हम अब अलग अलग कंपनीज का कचरा उठा के उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, उनकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो इसीलिए मटेरियल्स के ऊपर भी काम किया जाए ताकि ऐसे मटेरियल मार्केट में हो जो कि रिसाइकिल करना जिनको आसान हो और जिससे 2 पैसे भी कमाए जाए। प्रधानमंत्री जी का आपने जिक्र किया अभी, तो मुझे याद आया कि मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने आपका जिक्र भी किया था। थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में? 2 बार जिक्र किया था एक्चुअली। पहली बार 2019 में किया था और वो बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। मुझे नहीं पता था, एकदम से वो कहाँ से पता चला कि कोई ऐसे क्रेजी सा लड़का है, हरियाणवी बॉय इन हिमाचल पिकिंग अप वेस्ट दैट हैज बीन थ्रोन बाय गॉड नोज, और उसको उठा के और कहीं पे पहुंचा रहा है, कुछ कर रहा है, उसके लिए मेहनत कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है। तो रिसर्च तो उन्होंने की होगी अपने हिसाब से, उनकी टीम ने की होगी। उससे ही आश्वासन हो गया कि सही दिशा में चल रहे हैं भाई। रिकॉग्निशन इस लेवल पे मिल गया जब। हाँ, तो जब हाईएस्ट अथॉरिटीज ये बोलती है कि आप जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको मनोबल तो मिलता ही ऑब्वियसली, चाहे आपकी विचारधारा कैसी ही कुछ ना हो, मतलब वो अलग बातें हैं, बट आपको मनोबल मिलता है और मनोबल मिला। और मैं थैंकफुल हूँ इस बात के लिए कि
भाई हरियाणवी वो कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हम कहते हैं भाई प्रधानमंत्री ने देखा। अरे वाह मोदी जी ने देखा है। हाँ, तो वही बात है। तो उससे क्या हो गया कि आपके जो आइडियाज थे उनको एक वैलिडेशन मिल गया, आपको ये पता चल गया कि दुनिया आपका काम देख रही है और जो काम आप कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई प्राइम मिनिस्टर हैज स्पोकन स्पेशली मेंशन्ड मन की बात में। मन की बात है। दूसरी बार 2023 में फोन पे बातचीत हुई। अच्छा, मोदी जी की कॉल आई थी? हाँ। अच्छा। तो लगभग 13 मिनट हमने बातचीत की, जो कि उस एपिसोड में 2.5 मिनट में कट शॉर्ट करके और उसको वहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। तो अगेन उसमें भी उन्होंने पूछा कि हाँ भाई क्या चल रहा है, सब ठीक है, ऑल ओके। तो बड़ा ही नॉर्मल। अच्छा, वो जो जब उन्होंने आई थिंक एक वो एपिसोड वो कर रहे थे कि जिन जिन का जिक्र किया है अब उनके बारे में फिर से जानते हैं कि क्या चल रहा है, उनसे बात करते हैं। तो ये मन की बात का 100वां एपिसोड था। हाँ। तो 100वें एपिसोड में लगभग ऐसे 250 से 300 लोग हैं जिनके बारे में मेंशन हुआ है। उसमें 4 लोगों को उन्होंने सिलेक्ट किया था। अच्छा। और 4 लोगों के बारे उन्होंने कॉल किया था और बातचीत हुई थी। अच्छा, उन 4 लोगों में आप थे? थैंकफुली यस। तो उसमें थे और बड़ा अगेन मुझे अच्छा लगा कि चलो अभी भी देखा जा रहा है और समझा जा रहा है कि हाँ भाई ये लड़का चला हुआ अभी, इसको थोड़ा सा और धक्का लगाते हैं और पहुंचाते हैं इसको सही जगह पे। और तो कोशिश अच्छी है और मुझे बड़ा ही पुश मिला वहां से कुछ बहुत। और CSR फंड्स के लिए भी इजी हो गया होगा ना चीजें, क्योंकि जब आपको इस लेवल से रिकग्निशन मिल जाती है तो लोग भी आपको और ज्यादा सीरियस लेना शुरू कर देते हैं कि नहीं यार, यहाँ पे अगर हम अपने CSR फंड्स को डालेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि अच्छी जगह पे ही ये चीज। अब तो इंट्रोडक्शन ही चेंज हो गया है। अब तो इंट्रोडक्शन ही है कि अरे ये वो है जिनसे मोदी जी बात करते हैं। अरे अच्छा। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया एक्चुअली। और एक जो ऐसा सर्टिफिकेट मिल गया जो दिखता नहीं है बट सर्टिफिकेशन हो गया है कि हाँ भाई ये ठीक है। और इनको पर इसमें ना कुछ कई बार वो भी होता है, ठप्पा भी लग जाता है ना कि ये तो मोदी जी का बंदा है। ऐसा भी होता है ना। देखो, अगर प्राइम मिनिस्टर मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं और लोग मुझे बोल रहे हैं मोदी जी का बंदा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। जिसने जो बोलना है बोले। मुझे इतना पता है कि जब आप अच्छा काम करते हैं और प्राइम मिनिस्टर उसको रिकग्नाइज करते हैं तो उससे बड़ा आश्वासन कोई नहीं होता है। और बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब उन्होंने दूसरी बार भी इस बात के ऊपर, ऐसे कितने ही लोग हैं जो पूरे भारत में जिनसे उन्होंने डायरेक्टली फ़ोन पे बातचीत की और उनको बोला है कि जो आप काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तो ये बात मुझे उनका फैन भी बनाती है। इससे वो भी लगता है ना वही वाली बात कि हम सही डायरेक्शन में हैं गुरु। हाँ, बस बिल्कुल लगे रहना है। हाँ। इससे मेरे को अभी एक याद आया कि एक मैं स्पेशल जिक्र करना चाह रहा था एक गाने का जो कि पहाड़ के ऊपर बना हुआ है और यहीं पड़ोसी हमारे मतलब उत्तराखंड के रहने वाले हमारे सुप्रसिद्ध गायक जुबिन जी ने जिसको गाया है। और उनको लिखा है नीलेश मिश्रा जी ने, नॉट मिश्रा। कुछ लोग उनको मिश्रा भी बोलते हैं ना। नीलेश मिश्रा जी। मैं खुद ही हो गया। नीलेश मिश्रा जी ने लिखा, बहुत ही खूबसूरत लिखा है। ये स्पेशल मेंशन मैं इसलिए कर रहा हूँ इस वाले गाने का क्योंकि ऐसी पर्सनालिटी मेरे सामने आज बैठी हुई हैं और ये गाना अभी रिसेंटली आया और मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना और ज़्यादा व्यूज़ डिजर्व करता है। बिकॉज जो पहाड़ का दर्द इस गाने में बयां किया गया है राइटर के द्वारा पहले, फिर सिंगर के द्वारा। अब देखो, मुझे सौभाग्य हुआ लाइव सुनने का। कुछ दिन पहले की बात है, एक इवेंट में मैं था तो वहाँ पे जुबिन नौटियाल ने गाने को गाया और फिर मैंने उसके बाद नीलेश मिश्रा जी को हमने मैसेज भी किया और उन्हें, क्योंकि मैं उनको बड़ा आदरणीय मानता हूँ और मतलब एक हिसाब से वो अपने तरीके से एक ऐसे जीवन को प्रमोट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि थोड़ा डी ग्रोथ की तरफ भी चलो। प्रोग्रेस ठीक है, अच्छी बात है, पर थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ बीच बीच में। देखो आसपास क्या चल रहा है, हवाएं किस तरफ जा रही हैं, झरने किस तरफ बह रहे हैं। तो वो उस चीज़ को लेके आते हैं, एक नया उस पर्सपेक्टिव को लाते हैं। और जो गाने के लिरिक्स हैं वो दर्शाता है कि पहाड़ों का जीवन कितना दुखदाई हो गया है ना। कुचले जा रहे हैं हम प्रोग्रेस के उसमें, और जो बर्डन बढ़ता जा रहा है टूरिज्म का, उसकी वजह से जो त्रासदी हो रही है, तो वो सारा दिखता है इस गाने में, झलकता है। और फॉर श्योर ये गाने को हर इंसान सुने, स्पेशली जो पहाड़ों। और मेरी खुद की फेवरेट लाइन है उसमें से, मैं पढ़ देता हूँ कि कैसी बदनसीबी मेरी जान है निकल गई, तेरी ये जेसीबी है बुरांस को कुचल गई। रह गया जीवन उजाड़ रे, अब के ना आऊंगा पहाड़ रे, ईजा अब के ना आऊंगा पहाड़ रे। अगर यहाँ तक पहुँच गए हो इस पॉडकास्ट में देखते देखते, तो पहली बात तो थैंक यू, क्योंकि आप में बहुत पेशेंस है और आपको ये कंटेंट भी बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी कॉन्वर्सेशन अच्छी लग रही है। ईजा करके गाना आया है, प्लीज़ जाके देखना यार, ये गाना डिज़र्व करता है और भी ज़्यादा लोगों तक, और दिखने के बाद अच्छा लगेगा। आई एम श्योर उसको ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच जुबिन भाई एंड नीलेश मिश्रा जी, इतना बढ़िया इतना प्यारा गाना देने के लिए। टुवर्ड्स द एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने समय निकाला, गुड़गांव से स्पेशली आप भी आए यहाँ पे और इतनी सारी मूल्यवान बातें हमें बताई। मैं चाहूँगा एक बार हम फिर बैठें, मेरे को बताना आपका ये कैसा रहा प्रोजेक्ट केदारनाथ जी वाला, और कहाँ अगली बार हम फील्ड में मिलते हैं। डन, बैठ के नहीं हो गई बातें हो गया, बातें अब बैठ के बहुत होगी, अब फील्ड में करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। The Himachali Podcast.